हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को जो विद्यार्थी टारगेट कर रहे हैं उनके लिए मैं लेकर आ रहा हूं दोस्तों इकाई 10। इस इकाई 10 में जिसमें हम मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे, किस प्रकार जो है एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं उन पर चर्चा करेंगे। सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं बता देना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इकाई 10 है ये मध्य प्रदेश की जनजातियां है और हम इसको 8 से 10 दिन में टारगेट करेंगे। 8 से 10 दिन में हम पूरी तरीके से जो है इकाई 10 को बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। आप जानते हो, इससे पहले हमारा प्रथम संस्करण जो था जिसमें हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित बुक जो है लॉन्च करी थी, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो। उससे हमारे लगभग लगभग 10 में से 9 प्रश्न आए थे। एक क्वेश्चन जो डिलीट कर दिया था उसका जिक्र नहीं किया गया है। 9 क्वेश्चन जो है हमारी उस पुस्तक से आए थे। हाल ही में हमने दोस्तों अभी आपकी जो है तैयारी बेहतर तरीके से संचालित हो सके, इसके लिए यूट्यूब पर यह क्लास हम लेकर आ रहे हैं। ये अपडेटेड क्लास रहेगी जो 2025 जो फरवरी में आप एग्जाम दे रहे हो प्रीलिम्स की, इसको टारगेट करके ही हम इसको यहाँ पर अच्छे से बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। सारा डेटा जो है लगभग लगभग सब अपडेट किया हुआ है। आपको किसी प्रकार से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी आपकी जो आज की फर्स्ट क्लास रहेगी, आपको इस फर्स्ट क्लास में लग जाएगा दोस्तों लगभग लगभग जो 60% क्वेश्चन बनने की जो संभावना है इस पहली क्लास में आपको देखने को मिलेगी। क्लास शुरू हो जाएगी, आप समझिएगा। इसमें हमने बेहतर तरीके से सारा जो निचोड़ है, पूरी यूनिट 10 का जो निचोड़ है वो हमने इसकी सामान्य जानकारी में डाला है। किस प्रकार डाला है मैं सारी बातें अभी आपको यहाँ पर बता दूंगा, फिर हम हमारा क्लास का जो है सेशन प्रारंभ करेंगे। देखो, अगर मैं सामान्य जानकारी की भी बात करूं तो हमने केवल इसकी सामान्य जानकारी में मतलब इसकी बेसिक बेसिक बात ही नहीं करी है। यहाँ पर जो भी जनजातियों से संबंधित जितनी भी बातें होती है, एक सामान्य समझ जो हमें होनी चाहिए, जो हमारी एग्जाम में पूछी जाती है, वो सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की है। देखो, मैं बताता हूँ आपको इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हम हमारा इंट्रोडक्शन पूरी क्लास को देखेंगे, समझेंगे। सिलेबस का कौन कौन सा बिंदु है, हम किस प्रकार रेडी करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। फिर इसकी सामान्य जानकारी पर हम बात करेंगे कि सामान्य जानकारी में होता क्या क्या है। कुछ जो जो मानव शास्त्री है उन्होंने अपने अपने जो विचार दिए हैं उनको हम एक बार यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। देन उसके बाद किस किस विद्वान ने क्या क्या, अनुसूचित जनजाति को किसने क्या बोला है, गिरिजन अनुसूचित जनजातियों को किसने गिरिजन बोला है, किसने आदिवासी बोला है, ये बेसिक सी बातें तो आपको पता है, आपने सारी जगह देखा होगा। फिर हम इनके 2011 के संदर्भ में जो भी आंकड़े हैं, जहां से प्रश्न बने हैं, पिछली पीएससी ने जो भी एग्जाम हुई है अभी तक, केवल प्रीलियम 2024 ही नहीं, 24 में जो जो एग्जाम हुई है, जो एमपीपीएससी लेता है, और जहां जहां इस प्रकार से प्रश्न बने हैं वो सारे मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे फैक्चुअल रूप में हम यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद थोड़ा सा हम इनके जो लिंगानुपात है, जनसंख्या वृद्धि है, दशकीय वृद्धि है, इन पर थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है। फिर हम इनका पूरा जो है देश की जो जनजाति जनसंख्या है उनके परिप्रेक्ष्य में पूरा एक बार यहाँ पर अच्छे से इनको देख लेंगे, ताकि हमारा यहाँ पर भी ये एरिया भी कवर हो जाए। ठीक है, फिर हम बात कर लेंगे यहाँ पर जनजातियां जो है, ये लिस्ट जो है ये बहुत बहुत अच्छी लिस्ट है दोस्तों, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जितनी भी पुस्तकें हैं आप मार्केट में उठाकर देख लीजिए, जहां पर किसी जनजाति की पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या, उनके शहर शहर में क्षेत्र करने वाले, निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या, कुल जनजाति जनसंख्या, हर एक जनजाति का यहाँ पर डेटा हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा। गौंड जनजाति भी है तो इसमें कितने पुरुष है कितनी महिलाएं आप देख लो, कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार अगर आपने जितनी भी किताबों में से आपने डेटा देखा है देख लीजिएगा। ये वाला डेटा भी हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों जो जनजातियों से संबंधित कुछ ऐसी बातें जहां से सीधे सीधे प्रश्न बनता है, वो सारी बातें हम यहाँ पर देखेंगे। 43 जनजातियां हैं, इनको इस आधार पर तो देख ही लेंगे। फिर हम इनके उपनाम देखेंगे, जो आप कई बार आपने देखा होगा। इनकी पहचान किस हिसाब से होती है, इनके पेय पदार्थ क्या क्या है, यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे। इनके मृत संस्कार ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। इनकी चित्रकलाएं क्या होती है, जो मेनली चित्रकला है, जो जैसे ये नोड हो रहा है, पिछली बार पूछा गया था। इस प्रकार से जो सीधे सीधे यहाँ से बनने वाले जो प्रश्न है वो सब हम देखेंगे। इनके युवाग्रह ये क्या करते हैं, इनकी परंपराएं किस प्रकार से ये अपना कार्य संभालते हैं, कार्य करते हैं, ये यहाँ पर देखेंगे। इनकी प्रमुख पंचायतें क्या है, इनके जो प्रमुख नृत्य है वो क्या है, ये भी हम यहाँ पर देख लेंगे। फिर इनकी बोलियां जो है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनके निवास स्थान के बारे में हम समझेंगे।
ठीक है। इनकी कृषि किस प्रकार की होती है, इनके गीत कौन से होते हैं, ये सारी बातें हम समझेंगे। इनके प्रमुख देवी देवता कौन से हैं, इन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों इस क्लास को मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, और फास्ट इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता है, बहुत सारी ऐसी बातें आपको पता है, लेकिन हम एक बार फिर से उनको देख लेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और जिनको पता नहीं है उनको पता भी चल जाएगा। ये जो क्लास है, ये पूरे सिलेबस जो है यूनिट 10 का जो सिलेबस है उसका निचोड़ है दोस्तों। अगर आपने इस क्लास को भी बेहतर तरीके से अगर कंप्लीट कर लिया तो यकीन मानो आपका लगभग लगभग 50 से 60% काम तो इसी क्लास से हो जाएगा। बाकी का हर एक जनजाति वाइज में हर टॉपिक को बेहतर तरीके से आपको कंप्लीट करवाऊंगा। बस आपको बने रहना है, लगे रहना है। मैं आपको जो डेटा बताऊंगा आप यकीन मानिए उसमें बहुत अच्छे से संकलन किया है सारी चीजों का, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। चलो अपनी कहानी हम अब शुरू कर देते हैं ज्यादा बात किए बिना। और ये हमारी दो पुस्तक है जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है, मार्केट में अवेलेबल है, आप सबने देखी होगी। चलो दोस्तों अब अपनी कहानी हम शुरू करते हैं। आज हमारी सामान्य जानकारी से जो है हम इसका प्रारंभ करेंगे, और क्या क्या पढ़ेंगे, किस किस जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, एक बार मैं आपको पूरा इंडेक्स बता देता हूँ। ठीक है, हमारा रोड मैप क्या रहेगा, हमारी योजना क्या रहेगी, वो मैं सारी यहाँ पर बता देता हूँ आपको। फिर जो है हमारा कार्यक्रम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, हम 8 से 10 दिन में, 8 से मैं चाहता हूं कि 8 से कम दिन में ही हम कंप्लीट करें, क्योंकि बाद में फिर एमसीक्यू लगाकर इसको अच्छे से फिर से हम क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। लेकिन 8 दिन के अंदर पूरी जो आपकी यूनिट 10 है हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य जानकारी, जिसमें अनुसूचित जनजातियां रहेगी। अच्छे से इसको मेंशन करेंगे, हर चीज को हम अच्छे से मेंशन करके पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, चलो जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, ये हमारे सिलेबस का दूसरा बिंदु है, इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। फिर मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। आप जानते हो दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, सारा खेल यहीं पर आके रुक जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां यहाँ से प्रश्न बने हैं, पिछली बार भी बने हैं, इस बार भी अच्छे खासे प्रश्न बनेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो एक बार आप यहाँ पर जरूर देख लीजिए। देखो भील जनजाति देखेंगे, गोंड देखेंगे, कोल, कोरकू, अगरिया, भिलाला, उरांव, खेरवार, पनिका, कोरबा, मुड़िया, बिंजवार, प्रधान, कंवार, धनवार, सोर, मवासी, मांझी, पाव, आंध्र, बिहार, बिरहोर, कोलम, कोरबा, हलबा, संतिया, ये इनकी प्रमुख कुछ जनजातियां हैं जिनको हम यहाँ पर स्पेशली एक बार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वैसे तो 43 जनजातियां हैं, लेकिन ये जो जनजातियां आप देख रहे हो इनके बारे में अपन बेहतर तरीके से यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, सारी चीजें इनके बारे में समझेंगे, ताकि कहीं से अगर कुछ प्रश्न आता है तो हमारा छूटे नहीं। आगे बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां। विशेष पिछड़ी जनजातियां के बारे में आप जानते हो, जिसमें बेगा, भारिया और सहरिया, ये 3 जनजातियां शामिल होती है, इनके बारे में भी आपको पता है। अगला है दोस्तों यहाँ पर अगला बिंदु हमारा मध्य प्रदेश की घुमंतु जातियां। घुमंती जातियों से संबंधित प्रश्न भी बनते हैं, तो यहाँ पर इनको देखिएगा। बंजारा जिसमें प्रमुख है, पारधी आप जानते हो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों। कालबेलिया, बाछड़ा, कंजर और लोहार पिटा, ये प्रमुख जो है घुमंतु जातियां हैं। और भी है अन्य, उनको तो देखेंगे, लेकिन ये प्रमुख रूप से इनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगला हमारा बिंदु रहेगा दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। सरकार द्वारा इनके कल्याण के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। इन योजनाओं से भी प्रश्न बनते हैं। आपने देखा होगा पिछली बार भी 2024 में जब प्रीलिम्स हुई थी, वहां पर भी जो है जनजातियों से संबंधित योजनाओं से प्रश्न बने हैं। यहाँ पर भी हम अच्छे से क्या करेंगे, इनके बारे में जो है जितनी जानकारी हो सकेगी, जो सरकार द्वारा अभी नई नई योजना इनके लिए जो चलाई जा रही है उनको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश की संस्कृति को हम एक बार देखेंगे दोस्तों, जिसमें सामाजिक, आर्थिक रूप से, है ना, राजनीतिक रूप से ये किस प्रकार से जो है अपने समाज को चलाते हैं, इनकी जो पंचायतें हैं, इनके जो समाज का स्तर है, सारी बातें जो है हम यहाँ की संस्कृति के संदर्भ में भी समझेंगे। मध्य प्रदेश की जनजातियों की शिल्पकलाएं, इनकी जितनी कलाएं हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। जनजाति भाषा एवं बोलियां, ये एक अच्छा बिंदु है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की जनजातियों पर लिखा गया साहित्य पूछा जाता है दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनजातियों का योगदान। आप जानते हो सरकार जो है मध्य प्रदेश सरकार, आप जानते हो दोस्तों जितने भी हमारे जन नायक रहे हैं जनजातियों से संबंधित, उनके लिए और उनके नाम से कई प्रकार की योजनाएं भी चलाती है। उनके नाम से कई बार चौराहों के नाम भी बदले जा रहे हैं। तो ऐसे जो हमारे जनजातीय व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है, उनको भी हम यहाँ पर बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे हमारा बिंदु है दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश की घुमंतु जातियां। देखो ये फिर से हो गया है,
ये सेकेंड टाइम आ गया है ये मध्य प्रदेश की जनजाति। देखो ये अगला हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संग्रहालय। संग्रहालय से प्रश्न बनता है, यहाँ से भी हम अच्छे से इसको भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, जो इनके लिए संस्थान बनाए गए उनको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख प्रकाशन, आप जानते हो पिछली बार भी प्रश्न बना था यहाँ से। मध्य प्रदेश में जनजाति पुरस्कार एवं सम्मान, पिछली बार यहाँ से भी प्रश्न बना था। और मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति। ठीक है, ये सारे बिंदु हम क्या करेंगे दोस्तों, बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। आप जुड़े रहिएगा, 8 से 9 दिन में पूरी जो है यूनिट 10 को अच्छे बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो ये बात तो आपको पता चल गई है। चलो दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं हमारी सामान्य जानकारी की। सामान्य जानकारी में आप जानते हो क्या है सामान्य जानकारी। देखो, अनुसूचित जनजातियां क्या होती है, सबसे पहले ये समझना, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर एक बार देख लीजिए दोस्तों। चलो देखो, अगर मैं बात करूं सामान्य जानकारी की कि अनुसूचित जनजातियां होती क्या है, तो अनुसूचित जनजातियां राष्ट्र के सबसे वंचित सामाजिक व आर्थिक समूह में से एक होती है। क्या है दोस्तों, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से जो वंचित समाज है वही हमारा क्या कहलाता है, जनजातीय समाज कहलाता है। ऐसा क्यों, देखो सामाजिक व आर्थिक रूप से हम सब क्या है, हमारा पहनावा क्या है, जो हम धीरे धीरे मॉडर्न जमाने की ओर हम चल रहे हैं। हमारे पास जूते, घड़ी, मोजे, पहनने के लिए कपड़े, हमारी वेशभूषा जो है बिल्कुल जो है मॉडर्न जमाने की ओर जा रही है। लेकिन वो लोग आज भी उस धारा से कटे हुए हैं, उनमें आज भी इन सब चीजों का इतना प्रचलन नहीं है। इतना प्रचलन नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब धीरे 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 उनका भी जो है रहन सहन आधुनिक या मॉडर्न जमाने की ओर थोड़ा थोड़ा जो है बढ़ रहा है, लेकिन पूर्णतः नहीं कह सकते। तो ऐसा समाज जो वंचित है हमारी इन सब गतिविधियों से, जिसमें हम सामाजिक और आर्थिक रूप से उनको देखते हैं कि ये सामाजिक व आर्थिक रूप से हमसे क्या है, पिछड़े हुए हैं। इसीलिए उनको हम क्या, जनजातियों की श्रेणी में शामिल करते हैं। उनको हम क्या मानते हैं दोस्तों, जनजाति मानते हैं, और उनको अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करते हैं। ये एक बेसिक सी बात है। देखो, यह मानव का वह समूह है जो भौगोलिक आधार पर समाज की मुख्य धारा से पिछड़ा होता है तथा अपने विकास के दौर में पिछड़ गया है। यही मैं बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यह जो है अपने विकास का जो इनको जो खुद में जो डेवलपमेंट इनका होना चाहिए था वैसा इनका हुआ नहीं है। जब हमने हमारा विकास किया, धीरे धीरे हमने परिवर्तन आए, तो हमने जो है आधुनिक समाज की चीजों को हमने अपनाया और हमें परिवर्तन हम लाए। लेकिन इन लोगों ने अपने को यथावत रखा, अपनी जो इनकी गतिविधियां थी उनको यथावत रूप से रखा, इनमें कोई चेंजेस नहीं किया इन्होंने। और ये समाज की जो मुख्य धारा से फिर धीरे धीरे क्या होने लगे, पिछड़ने लगे। बस यही एक कहानी है इनकी। तो यहाँ पर आपको एक बेसिक सी बात है जो आपको पता है। लेकिन दोस्तों अब ये बात तो है, अब आगे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है वो समझना। कई बार कुछ इतिहासकारों ने अपने अपने विचार दिए हैं इन जनजातियों के लिए। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न बन सकता है कि किस इतिहासकार ने या किस मानव शास्त्री ने जनजातियों के लिए क्या कोट दिया है, क्या बात कही है, या इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न बन सकता है, अपन उस पर बात कर लेते हैं। देखो, ये है हमारे DN मजूमदार। DN मजूमदार, इनका पूरा नाम दोस्तों धीरेन्द्र नाथ है। आपने कभी सुना नहीं होगा तो सुन लीजिए, धीरेन्द्र नाथ। धीरेन्द्र नाथ इनका नाम है, इसीलिए हम इन्हें DN बोलते हैं। आपने अभी तक कई किताबों में नाम सुना होगा DN मजूमदार। क्यों सुना होगा, क्योंकि इनका बहुत अच्छा योगदान है हमारे भारतीय इतिहास के संदर्भ में। देखो दोस्तों, थोड़ा सा बात समझना यहाँ पर, ये जो मजूमदार जी जो है ये क्या है, एक मानव शास्त्री है और एक समाज शास्त्री। जो समाज शास्त्री आप जानते हो, सोशियोलॉजी आपने पढ़ी होगी, उसमें हम समाज से संबंधित बातों को पढ़ते हैं। ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो मानव शास्त्री रहते हैं, जो क्या करते हैं दोस्तों, मानव विज्ञान के बारे में जानते हैं, उन मानव में रुचि लेते हैं, उनका अध्ययन करते हैं और उन पर अपनी टिप्पणी देते हैं। तो ये ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने जो समाज शास्त्र के हिसाब से भी और मानव शास्त्र के हिसाब से भी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। और इन्होंने भारत की जो जनजातियां है, पिछड़ी जनजातियां है, इन पर अपने विचार दिए हैं, उनका अध्ययन किया है। इसलिए ये नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इनको थोड़ा सा जानो, इन्होंने अपने क्या विचार दिए हैं। देखो, इन्होंने अपनी पुस्तक रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया, पहली बात तो इनकी ये पुस्तक जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया। आप इस पर सितारे लगा सकते हो, कभी भी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं, क्योंकि ये जो किताब है ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण किताब है। इन्होंने वैसे तो ट्राइब्स के लिए बहुत सारी किताबें लिखी है, लेकिन ये किताब इनकी महत्वपूर्ण है। 1944 के आसपास इन्होंने ये किताब लिखी थी, जिसका 2 से 3 बार संशोधन भी हुआ है। ठीक है,
इस किताब का नाम आप याद रख लीजिएगा, किनके नाम से, DN मजूमदार जी के नाम से, ठीक है। फिर बात करते हैं इसमें, इस पुस्तक में इन्होंने परिभाषित किया है कि जनजाति परिवारों या परिवार के समूह का एक संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है तथा जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, सामान्य भाषा में बोलते हैं तथा विवाह, व्यवसाय और उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर इनके संदर्भ में याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें ऐसे याद नहीं रखनी होगी, आपको इनकी पुस्तक जरूर याद रखनी है कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है ना, जनजातियों पर, ठीक है। ये बात हो गई। चलो आगे कुछ और विद्वान हैं जिन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी है, लेकिन आपको यहाँ पर मजूमदार जी की 2-3 किताबें और याद रखनी होगी। सामान्य पुस्तकों में आपको ये 2 किताबों का नाम तो मिल जाएगा, रेसेस एंड कल्चर वाली, लेकिन ये कुछ पुस्तकें भी जो है इनके द्वारा लिखी गई है और जो ट्राइब्स पर लिखी गई है और इम्पोर्टेंट है, आपको ये बात भी यहाँ पर याद रखना है। देखो इन्होंने लिखा है दोस्तों, एक और इनकी पुस्तक है अ ट्राइब इन ट्रांजिशन, अ स्टडी इन कल्चर पैटर्न, ठीक है। ये भी इनकी पुस्तक है, 1937 में लिखी थी। फिर इन्होंने लिखा है फॉर्च्यून्स ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब्स, 1944 में इन्होंने ये किताब लिखी थी। ये भी आप लिख लीजिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको बाद में कभी पूछा जाए तो याद रहे। द अफेयर्स ऑफ ए ट्राइब, अ स्टडी इन ट्राइबल डायनामिक्स, तो ये भी किताब है इनके द्वारा लिखी गई है। कुल 4 किताब मैंने आपको बताई है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपने देख ली दोस्तों, कौन सी है, रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाली भी इन्होंने ही लिखी है, तो वहां से भी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। इस प्रकार से भी कभी प्रश्न बने तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला नाम है दोस्तों श्याम चरण दुबे जी। ये भी हमारे मानव विज्ञानी रहे हैं, मानवों पर अध्ययन किया है, समाज पर अध्ययन किया है और इन्होंने भी अपनी टिप्पणियां दी है, ठीक है। और श्याम चरण दुबे जी का तो नाम आप जानना भी चाहिए आपको, ये हमारे मध्य प्रदेश से है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश से है। पहली बात आप, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और कहां से है तो ये भी नाम याद रख लीजिए, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर जिले में इनका जन्म हुआ था, ये आप याद रख लीजिएगा। तो श्याम चरण दुबे जी का संबंध कहां से, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से। ये बात बेसिक है, आपको पता होगी शायद, चलो, और नहीं होगी तो अब पता चल गया होगा। ये भी मानव विज्ञानी है, इन्होंने भी मानवों पर अध्ययन किया है, और इन्होंने अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ ले किस जनजाति पर स्पेशली इन्होंने फोकस किया है, तो कमार जनजाति, कमार जनजाति पर इन्होंने पुस्तक भी लिखी है। ये एक अलग फैक्ट है, ये भी आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा, ये भी याद रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों इनके बारे में, तो इन्होंने अपने क्या विचार दिए हैं। वास्तव में जनजाति व्यक्तियों का एक वह समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में आवास या विचरण करता है तथा जो किसी आदि पूर्वज से ही अपना उद्भव मानता हो तथा जिसकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है और जो आज भी आधुनिक सभ्यता के प्रभाव से क्या है दोस्तों, परे है। तो ये बात आपको यहाँ पर अच्छे से याद रख लेना है, श्याम चरण दुबे जी ने क्या बात बोली है, ये विचार भी आपको थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद रहेगा कि ये नरसिंहपुर से है, ये अलग फैक्ट है, आपको याद रखना चाहिए। दूसरा दोस्तों, कमार जनजाति, कमार जनजाति पर इन्होंने विशेष रुचि ली है और वहां पर इन्होंने कमार जनजाति पर पुस्तक भी लिखी है, ठीक है। ये कहानी आपको पता है, नहीं भी हो तो पता कर लेना। गिलिन और गिलिन, ये नाम आपने कई जगह सुना है। इन्होंने बोला है दोस्तों, स्थानीय जनजाति समूह का ऐसा समुदाय जनजाति कहा जाता है जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता है, एक सामान्य भाषा का प्रयोग करता है तथा जिसकी एक सामान्य संस्कृति होती है, ठीक है। ये गिलिन और गिलिन ने बोला है, किस पर बोला है इन्होंने, संस्कृति पर, ठीक है। ये बात आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। ये चीजें मैं कैसे आपको समझाऊं, बस आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको याद ही रहेगा, ज्यादा इसमें परेशानी जैसी कोई बात नहीं है। अब जो हमारा बिंदु है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखो, विद्वानों द्वारा जनजातियों को प्रदान किए गए नाम, कई बार यहाँ पर मेट द कॉलम के रूप में भी प्रश्न बन सकता है और सीधे सीधे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जनजातियों को गिरिजन कहा गया है। तो आपको याद होना चाहिए महात्मा गांधी। तो ये फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, एक बार आप यहाँ पर जल्दी जल्दी इसको भी देख लीजिए। दोस्तों फास्ट इसलिए करवाऊंगा ये क्लास क्योंकि 8 से 9 दिन में हमें इसको कंप्लीट भी करना है, इसका रिवीजन भी करना है, और इन चीज़ों में ज़्यादा डिस्कस करने जैसा कुछ है नहीं, बस आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। मेरा काम है आपको इनकी जानकारी देना कि ये बात किसने कही है या ये बात किससे संबंधित है। तो आपका जो है लगभग फैक्ट वाला जो एरिया है यहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अनुसूचित जनजाति की अगर मैं बात करूँ तो यह किसने कहा है, भारतीय संविधान ने, ठीक है। भारतीय संविधान ने जो जनजातियां है इनको क्या बोला है, अनुसूचित जनजाति। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने क्या बोला है दोस्तों, गिरिजन की इनको संज्ञा दी है। काका कालेलकर और AB ठक्कर
श्री लेसी एवं एल्विन तथा सर हर्बर्ट रिजले, ये चार नाम जो है आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इन्होंने किसको, जनजातियों को क्या बोला है दोस्तों, आदिवासी बोला है। आदिवासी की संज्ञा दी है इन चारों ने। ये नाम भी आप यहाँ पर देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहाड़ी जनजाति, पहाड़ी जनजाति की अगर बात करूंगा तो जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज गियर्सन ने जो है पहाड़ी जनजाति की संज्ञा दी है इन्हें। पिछड़ा हिंदू इन्हें कौन कहता है, तो डॉक्टर गोविंद सदाशिव धुर्ये, डॉक्टर गोविंद सदाशिव धुर्ये जी ने इन्हें पिछड़ा हिंदू कहा है। और विलीन मानवता, यह नाम तो दास एंड दास ने दिया है। और अंग्रेजों ने इन्हें दलित वर्ग के नाम से भी माना है। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा इन्हें दलित वर्ग की संज्ञा दी गई है। और ये सारे नाम इंपोर्टेंट है, किस व्यक्ति ने क्या क्या बोला है, एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। आपको ये बिंदु यहाँ पर याद रखना होगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना की स्थिति। दोस्तों 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं है। कोविड के टाइम पे 2021-22 हो रहा था, लेकिन कोविड की वजह से ऐसा कुछ संभव हो नहीं पाया। फिर जुलाई 2023 में एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ऐसा बताया जा रहा था कि लगभग जुलाई 2023 के आसपास जो है अब जनगणना जो है प्रारंभ हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी तक जो जनगणना हो नहीं पाई है, लेकिन हमें 2011 की जनगणना के अनुसार ही इनकी स्थिति को जानना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे फैक्ट जो है हमने यहाँ पर कवर किए हैं जो आपकी एग्जाम के लिए जरूरी है, और आपको इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। चलो देखो, सामान्य, ये भी सामान्य जानकारी में ही आएगा, इसको भी हम बेहतर तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनजातीय स्थिति। ठीक है, चलो जनसंख्या परिदृश्य हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम पाएंगे बहुत सारे ऐसे फैक्ट जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी दोस्तों, 705 है। कितनी है, 705। 705 है 2011 की जनगणना के अनुसार। कई जगह 730 मिलेगा, मत मानना, 705। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है कितनी, 705 है, जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां कहां निवास करती है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। ये फैक्ट आपको पता है। इस प्रकार जनजाति की बहुलता के आधार पर मध्य प्रदेश को आदिवासी राज्य की संज्ञा दी जाती है। हम हमारे मध्य प्रदेश को आदिवासी राज्य के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या हमारे मध्य प्रदेश में निवास करती है। ये बात भी आपको पता है। ठीक है, आगे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत की, सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर मैं बात कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर है। देखो भील जनजाति है, सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर अगर कोई सी जनजाति है तो कौन सी, भील है। फिर है दोस्तों गोंड, फिर है कोल, और फिर है कोरकू। ये चार आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा भील है, सेकेंड पे हमारी गोंड है, थर्ड पे कोल है, और चौथे पे है जो कोरकू है, पांचवे पे दोस्तों सहरिया। तो ये समुदाय आपको यहाँ पर क्रमबद्ध रूप से याद रखने हैं। ठीक है, तथा मध्य प्रदेश की सबसे कम जनजाति जनसंख्या किसकी है दोस्तों, बिरहोल की है। और बिरहोल कई जगह आपको बिरहुर नाम से भी मिलेगा। बिरहोर जो है, ये बिरहोल जो है ये बिरहुर नाम से भी मिलेगा। कई जगह आपको ल की जगह र भी मिल सकता है, दोनों जगह। तो आप कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे कम अगर कोई सी जनजाति है तो वो कौन सी है, बिरहोल है, बिरहुल है। और इनकी जनसंख्या भी कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 52 है। 52 इनकी क्या है दोस्तों, जनसंख्या है। ये फैक्ट भी आप यहाँ पर याद रखना, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनजातियों की कुल आबादी 1,53,16,784 है, जो आप रट चुके हो। आप ये बात रट चुके हो। आपको याद है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है, 1,53,16,784। ये आपको याद है। तथा संपूर्ण भारत में, अगर पूरे भारत में जनजातियों की जनसंख्या की बात करोगे तो 10,42,00,000 यहाँ की जनसंख्या है। ये फैक्ट भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या की बात कर रहा हूं कि भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें जनजाति जनसंख्या कितनी दोस्तों, 8.63%। ये भी आप यहाँ पर याद रखना कि भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में मैं अगर जनजाति जनसंख्या की बात करूंगा तो कितने प्रतिशत है, 8.63। और मध्य प्रदेश में कुल जनजाति जनसंख्या की अगर मैं बात करूंगा तो कितनी है दोस्तों, 21.09%। कई बार 21.1% भी आपको मिलेगा,
तो ये भी आप अगर ऐसा दिखता है और ये नहीं आता है ऑप्शन में तो इसको भी आप सही मान लीजिएगा। और अगर आप देखोगे इसका परसेंटेज कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या की अगर बात करोगे तो 21.09% है। ये फैक्ट आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की आदिवासी जनसंख्या का देश की आदिवासी जनसंख्या में, मतलब देश की आदिवासी जनसंख्या कितनी है, 10,42,00,000। अगर इस 10,42,00,000 की मैं बात करूं कि इसकी जो पॉपुलेशन है इसके अनुसार अगर मध्य प्रदेश में भी जनजातियों का अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो कितना आएगा दोस्तों, 14.7%। याद रखिएगा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश की आदिवासी जनसंख्या का देश की आदिवासी जनसंख्या में 14.70% योगदान है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश का जनजाति जनघनत्व की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है दोस्तों, तीसरा स्थान। ये भी यहाँ पर 4 सितारे आप लगा सकते हो कि मध्य प्रदेश का जनजाति जनघनत्व की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। इंपोर्टेंट है, ये बात आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, देश में जनजाति जनघनत्व 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना, 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में आपको 32 लोग जो है जनजाति से संबंधित मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश का बात करूंगा तो मध्य प्रदेश का जनजाति जनसंख्या जनघनत्व कितना है दोस्तों, 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर 32 है भारत के संदर्भ में और मध्य प्रदेश के संदर्भ में कितने, 50, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में आपको कितने, 50 आदिवासी व्यक्ति मिल जाएंगे। ये जो है हमारा क्या है यहाँ पर दोस्तों, जनघनत्व है। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रख लेना। इस प्रकार मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां हर 5वां व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग का है। याद रख सको तो ठीक है, नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रथम तथा प्रतिशत की दृष्टि से 13वां स्थान है। प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है दोस्तों, 13वां स्थान है। ये फैक्ट आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिएगा कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखेंगे तो हमारा मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर हम जाएंगे तो हमारा जो है मध्य प्रदेश वो 13 नंबर पर है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने होंगे और आपकी एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी तो ये फैक्ट बहुत सारे हैं, इनका कार्यक्रम चलता रहेगा। आप बस ये है दोस्तों समझिएगा, जो फैक्ट आपके पास नहीं है, जिसकी आपको जानकारी नहीं थी, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ के जो फैक्ट मैं जो आपको यहाँ पर बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे फैक्ट आपको मिलेंगे जो आपके पास नहीं होंगे। थोड़ा सा समझ लीजिएगा। चलो आगे बात करते हैं, जनजातियों की 2 पेटियां झाबुआ से सतपुड़ा तथा मेकाल पर्वत से बघेलखंड तक सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। 2 पेटियां है जनजातियों की मध्य प्रदेश में, एक अपना पश्चिमी क्षेत्र का झाबुआ और नीचे आप आओगे थोड़ा सा मध्य में तो सतपुड़ा तक जो है रेंज, एक रेंज तो आपको ये मिल जाएगी। दूसरा मेकाल मतलब पूर्वी क्षेत्र वाला जो है हमारा मध्य प्रदेश, जिसमें बघेलखंड वाला जो एरिया है, इस क्षेत्र में आपको सर्वाधिक रूप से जनजातियां पाई जाती है, जिसमें आपका डिंडोरी, मंडला, शहडोल ये वाला क्षेत्र इसमें आ जाएगा। और ये अपना भील वाला और ये जो भिलाला वाला जो क्षेत्र है अपना पश्चिम वाला क्षेत्र, ये वाला ये पेटी में आ जाएगा। ठीक है, 2 पेटी है, एक झाबुआ से सतपुड़ा, एक मेकाल पर्वत से बघेलखंड। ठीक है, इन 2 पेटियों में सर्वाधिक रूप से हमारे यहाँ जनजातियां पाई जाती है। ठीक है, चलो वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में पाई जाती है और संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक जनजाति जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है, उसका नाम है गोंड। लगभग 24 जिलों में वो पाई जाती है, उसके बारे में भी मैं जिक्र आगे करूंगा। ठीक है, चलो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों, धार है। ये आप जानते हो। यहाँ पर मैं सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या की बात कर रहा हूँ, धार है, जिसकी जनसंख्या कितनी है दोस्तों, 12,22,814। ठीक है, ये है हमारा धार। और धार में जो है दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या है, लगभग कितनी, 12,22,814। ठीक है, अगर मैं न्यूनतम जनजाति जनसंख्या की बात करूं तो न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला हमारा कौन सा है दोस्तों, भिंड है। और इसकी जनसंख्या कितनी है, 6,131। ये फैक्ट भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में 10,39,910 आदिवासी ही नगरों में निवास करते हैं, मतलब लगभग 10,40,000 के आसपास जो आदिवासी है वो शहरों में निवास करते हैं। बाकी जितनी भी पॉपुलेशन है वो सारी गांव में निवास करती है जनजातियों की। ठीक है, जो कुल जनजाति जनसंख्या का केवल 6.8% है। याद रखना, जितनी भी जनजाति जनसंख्या है उसका केवल 6.8% ही जो है शहरों में निवास करता है, बाकी सारे ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बात आप यहाँ पर याद रखना। राज्य में भिंड जिले में रहने वाली आदिवासी जनजाति सर्वाधिक रूप से शहरों में निवास करती है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा ये भी कि सर्वाधिक
किस जिले की जनसंख्या आदिवासी जनसंख्या है जो शहरों में निवास करती है, तो वो आ जाएगा आपका भिंड। और सबसे कम की अगर बात करोगे तो वो आ जाएगा आपका डिंडोरी। तो ये दोनों फैक्ट जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। ये केवल कितनी 1.6% ही जो है शहरों में निवास करते हैं डिंडोरी की, और भिंड जिले की लगभग 76.8% जो आदिवासी जनसंख्या शहरों में निवास करने चली गई। तो ये आपको यहाँ पर फैक्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। अगर मैं बात करूं आगे तो सर्वाधिक साक्षरता वाली जनजाति कौन सी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होगी। यही प्रश्न आते हैं एग्जाम में और हमारा ध्यान नहीं होता है और हम गलत कर देते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाली जनजाति कौन सी है, हलबा। हलबा को हम हलबी भी बोल सकते हैं, कई जगह यह ल आधा लिखा हुआ रहता है, ऐसे हलवा भी लिखा हुआ रहता है, हलबा, और कई जगह पूरा भी है। आपको केवल याद रखना हलबा या हलबी जो है यह सर्वाधिक रूप से साक्षर जनजाति है, और परसेंटेज भी देखोगे तो 84.3%, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यहां से सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, अच्छा फैक्ट है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिंगानुपात में कितना अंतर है, 67 अंकों का। तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। लेकिन इन दोनों के अगर लिंगानुपात में मैं डिफरेंस निकालने जाऊंगा तो कितने कितने डिजिट का, 67 अंक का जो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, डिफरेंस आ जाएगा। ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, भील जो है, परसेंटेज के आधार पर भील, फिर गोंड, फिर कोल, फिर कोरकू और फिर सहरिया। ये हमारी प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश की क्या है, सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर मैंने नोट डाल के एक बात लिखी है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी होगी। ये बात ये है, गोंड जनजाति प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है। मतलब आपसे ये पूछेगा कि कौन सी जनजाति प्रदेश के सभी जिलों में पाई जाती है या सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है, तो वो आपकी जनजाति आ जाएगी गोंड। और यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर पूछ लिया कि कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा है, तो आपको भील बताना होगा। लेकिन अगर निवास करने के आधार पर बता दिया कि कौन सी जनजाति जो है प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में निवास करती है, तो वो है दोस्तों गोंड जनजाति। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी होगी। दूसरा ये है दोस्तों कितने जिलों में, तो ये है 24 जिलों में। 24 जिलों में राज्य, हमारे राज्य के लगभग 24 जिलों में जो है हमारी गोंड जनजाति पाई जाती है, ठीक है। अब आपको ये सारे फैक्ट जो है यहाँ पर याद रखने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें जो है दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट है। थोड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो है सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन पर एक बार आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। देखो, सर्वाधिक लिंगानुपात वाली जनजाति, अब ये प्रश्न बनते हैं, आप बहुत सारा पूरी जनजातियों का वेशभूषा, खाना, निवास स्थान, सारी चीजें पढ़ ली आपने, लेकिन उसने प्रश्न केवल ये ऐसे प्रश्न पूछ लिए जो बहुत बेसिक थे, जो हमने हमारी नजरें वहां तक गई नहीं, और फिर बाद में हम कुछ भी करके वहां से आ गए, ठीक है। और फिर बाद में लगता है यार छोटा सा फैक्ट था, हमसे बना नहीं। तो कुछ थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करके ये सारी चीजें एक बार देख लीजिए, आपका काम लगभग लगभग हो जाएगा, ठीक है। चलो, सर्वाधिक लिंगानुपात वाली जनजाति की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो ये है पाव जनजाति। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाली जनजाति कौन सी है, पाव जनजाति है, और 1041 इसका क्या है दोस्तों, लिंगानुपात है। अगर मैं न्यूनतम लिंगानुपात वाली जनजाति की बात करूंगा तो सोता या साओता जो है, ये क्या है दोस्तों, सबसे कम लिंगानुपात वाली जनजाति है, और यह जो है कितना है दोस्तों, इसका 681 इसका क्या है यहाँ पर लिंगानुपात है। दोनों याद रखना, दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अनुसूचित जनजाति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख भारत शासन अधिनियम में किया गया था 1935 के। 1935 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया था। ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रखिएगा। अगला बिंदु है दोस्तों, आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमृतलाल विठल दास ठक्कर, जिसे हम ठक्कर बाबा के नाम से जानते हैं, उन्होंने किया था। किस शब्द का प्रयोग, आदिवासी शब्द का प्रयोग। तो ये दो फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फैक्ट भी जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के तथ्यों को भी आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलो अब दोस्तों, यहाँ पर हमने अभी तक एक बेसिक जो बात थी वो समझी, लेकिन अब यहाँ पर कई बार हम जनसंख्या से प्रश्न बनते हैं, ऐसे प्रश्न बनते हैं जैसे दश की वृद्धि, आप जानते हो, जैसे इनमें साक्षरता, जैसे इनका लिंगानुपात, ये फैक्ट सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार इन पर भी हम अच्छे से चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
यह जो क्लास है दोस्तों बहुत फास्ट चलाने का हमारा प्रयास रहेगा, ताकि जल्दी जल्दी अब इन फैक्ट में हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस ये फैक्ट आप तक पहुंचे, जल्दी जल्दी आप इनको देखो, आपकी नज़रों के सामने से निकलते जाएं और आपका जो है लगभग लगभग यूनिट 10 का जो भी मटेरियल है वो अच्छे से रेडी हो जाए। ठीक है, चलो आगे कहानी शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की स्थिति, यही टॉपिक हमारा चल रहा है। इसमें देखना दोस्तों, सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले। बहुत बेसिक बात है, आपको पता है कि इसमें सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है और न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला, लेकिन कई बार इनका क्रम पूछ लेता है दोस्तों। अगर आपसे इनका क्रम पूछ लिया तो वहां आ जाएगी थोड़ी सी परेशानी, इसलिए एक बार इनका क्रम आप यहाँ पर देख लो। आपको धार पता है कि सबसे ज्यादा जो है, अगर मैं देखूंगा तो धार, और अगर सबसे कम अगर देखने जाओगे जनजातियों की जनसंख्या तो आपको मिल जाएगा भीड़। लेकिन कई बार ऐसे क्रम में पूछ लेता है, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, तो वहां पर हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है कि धार ऑप्शन में नहीं दिया और फिर आपके सामने ये 3 जिले और एक और अन्य जिला जोड़ दिया और आपसे पूछ लिया कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आप फिर सोचने लग जाओगे यार मैं तो सिर्फ धार पढ़ के आया था, यहाँ तो ये सारे अलग ऑप्शन आ गए। तो एक बार इनको अच्छे से देख लेते हैं। इसी प्रकार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में भी इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, तो हम इसको भी अच्छे से यहाँ पर देख लेते हैं। चलो, धार की अगर मैं बात करूं तो यह पहले नंबर पर है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, धार, जिसमें 12,22,814 यहाँ की पॉपुलेशन है। इनकी पॉपुलेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, इनकी रख सकते हो, धार की रख सकते हो। दूसरा है दोस्तों बड़वानी, जिसमें लगभग 9,60,000 के आसपास यहाँ पॉपुलेशन है इनकी। तीसरा है झाबुआ, चौथा है छिंदवाड़ा। ठीक है, ये आप जरूर याद रखना, दूसरा बड़वानी, तीसरा झाबुआ, चौथा छिंदवाड़ा। ठीक है, इसी प्रकार अगर न्यूनतम में बात करूं तो सबसे पहले तो भिंड, आपको पता है यहाँ पर केवल 6,131 जो है पॉपुलेशन है अनुसूचित जनजातियों की। फिर आ जाएगा दतिया, फिर आ जाएगा मुरैना, फिर आ जाएगा मंदसौर। ये क्रम भी आप यहाँ पर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से प्रश्न बनता है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर इनकी, और यहाँ पर सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। अभी हमने बिना प्रतिशत वाले जिले देखे थे जिसमें धार था, अब हम अगर प्रतिशत पर आएंगे तो हमारा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनसंख्या वाला जो जिला है प्रतिशत के आधार पर, वो हमारा आ जाएगा अलीराजपुर, 89.9%। 89.9% अलीराजपुर। दूसरा आ जाएगा दोस्तों झाबुआ, जिसमें 87% है। फिर आ जाएगा बड़वानी 69.4%। फिर आ जाएगा डिंडोरी, जिसमें 64.7% है। अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर देखूं तो इसमें परिवर्तन भिंड जिले में नहीं आएगा, भिंड एज इट इज है, फिर मुरैना है, फिर दतिया है, फिर मंदसौर है। तो यहाँ पर 0.4% पॉपुलेशन निवास करती है, सबसे कम प्रतिशत के आधार पर भी भिंड आ जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट आपको पता होगा, लेकिन एक बार यहाँ पर आप फिर से इसको अच्छे से देख लीजिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते दोस्तों 10 की वृद्धि पर। 10 की वृद्धि से प्रश्न बनते हैं, ये आप जानते हो। हमने हमारे अगर 2011 की जनगणना के अनुसार नॉर्मल अगर देखा जाए पॉपुलेशन वाइज, तो भी 10 की वृद्धि से प्रश्न बने हैं, तो जनजातियों से भी बनने की पूरी संभावना है। तो आप एक बार 10 की वृद्धि दर भी अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर मैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति 10 की वृद्धि दर वाले जिले की बात करूं तो सबसे पहले आएगा छतरपुर। यहाँ पर 42.6% जो है 10 की वृद्धि दर हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। 10 की वृद्धि दर आप जानते हो 10 वर्ष में जो वृद्धि हुई है पॉपुलेशन में, उसको हम 10 की वृद्धि की गणना मानते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2001 के बाद 2011 में जो डिफरेंस आया है, जो 10 वर्ष में जो वृद्धि हुई है, उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जनजातियों में अगर देखा जाए तो छतरपुर जो है सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि का दर प्राप्त करने वाला जिला है। दूसरा दोस्तों हमारा शिवपुरी, तीसरा है बुरहानपुर, चौथा है अशोकनगर। ज्यादा अंतर नहीं है छतरपुर और शिवपुरी में, 0.6 का ही अंतर है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा छतरपुर 10 की वृद्धि दर करने वाला सर्वाधिक करने वाला जिला है। दूसरा शिवपुरी, तीसरा बुरहानपुर, चौथा अशोकनगर। इसी प्रकार अगर यहाँ पर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति 10 की वृद्धि दर की मैं बात करूंगा तो मंदसौर सबसे कम, फिर बीन, फिर उज्जैन, फिर शाजापुर। ये सारे जिले जो है आपको यहाँ पर एक बार अच्छे से देखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। ये डेटा चाहे याद हो ना हो, लेकिन आपको इनके जिलों के नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये बात भी आप अच्छे से यहाँ पर समझ लीजिएगा। आगे दोस्तों बात करते हैं इनकी कुछ ऐसी, जैसे इनका पॉपुलेशन वाइज भी कई बार प्रश्न बनते हैं कि कुल जनसंख्या कितनी है, पुरुषों की कितनी है, महिलाओं की कितनी है, साक्षरता दर कितनी है, ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली पॉपुलेशन कितनी है। इस प्रकार से भी कभी प्रश्न बने तो हम ये वाला दायरा भी जो है यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि यहाँ से भी हमारा कुछ छूटेगा नहीं। देखो
कुल जनसंख्या की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये है हमारे सामान्य मध्य प्रदेश की जनसंख्या। ठीक है, फिर यहाँ पर अपन जनजाति मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश में जनजाति है उनकी जो है क्या स्थिति है वो देखेंगे, और यहाँ पर देश के संदर्भ में जो जनजाति है उनके संदर्भ में बात करेंगे। ये तो हमारा मोटा मोटा डेटा आपने सभी एग्जाम्स के लिए रेडी कर रखा है। आपको पता है कि हमारे राज्य की पॉपुलेशन कितनी है, पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है, 10 की वृद्धि दर कितनी हुई है। लेकिन मैंने इसलिए इसको ऐड किया है कि साथ में कंपेयर करके अगर चीजें चलेगी तो दोनों फैक्ट भी आपको एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और चीजें लंबे समय तक याद भी रह पाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला है दोस्तों यहाँ पर कुल जनसंख्या। अगर कुल जनसंख्या की बात करूं तो 7,26,26,809 ये हमारे राज्य की जनसंख्या है। ठीक है, जनजाति जनसंख्या नहीं है, ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है। मैं यहाँ पर केवल सामान्य रूप से बात कर रहा हूँ पॉपुलेशन कितनी है हमारी। अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो 1,53,16,784 ये आपको पता है हमारी कुल जनसंख्या है। ठीक है, ये जो है आप जानते हो मध्य प्रदेश की है, ये भी मध्य प्रदेश की, लेकिन ये जनजातियों की है और ये भारत की जनजातियों के संदर्भ में है। ठीक है, कुल पुरुषों की बात करूंगा देश में तो 3,76,12,306 यहाँ पर पॉपुलेशन है पुरुषों की। अगर जनजातियों के संदर्भ में बात करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगी 7 करोड़ इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये डेटा थोड़ा गलत लिख दिया है, 77,19,404 ये है पॉपुलेशन। ठीक है, किन की? पुरुषों की। इसी प्रकार महिलाओं की जो है यह है 75,97,380। यहाँ पर अगर आओगे आप तो ये जो है जनजाति जनसंख्या देश में कितनी है? 10,42,81,034। ठीक है, ये फैक्ट तो आपको पता है। दूसरा 5,24,09,823 ये है कुल पुरुष हमारे देश में जनजातियों के संदर्भ में। कुल महिलाओं की भी अगर बात करोगे तो 5,18,71,211 ये महिलाओं की संख्या है। आपके लिए ये फैक्ट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है न, ये तो आपने पढ़ ही रखे हैं। आपके लिए ज्यादा जो है ये बात याद रखनी है, ये है हमारी जनजातियों के परिदृश्य में। तो ये है पॉपुलेशन इंपोर्टेंट, इसको एक बार यहाँ पर देख लीजिए, फिर मैं इनके बारे में भी एक बार बता दूंगा ताकि हमारा कुछ भी छूटेगा नहीं। अगर मैं महिला जनसंख्या की बात करूं तो कितनी है दोस्तों? 75,97,380 ये है महिला, और 77 लाख के आसपास क्या है? पुरुष है। आपको पूरी जनसंख्या याद नहीं रखनी, 77 लाख इधर याद रख लो, 75 लाख इधर याद रख लो। ठीक है, टोटल तो 1,53,16,784 पॉपुलेशन है ही सही, ये बात आप यहाँ पर याद रख लो। कुल जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर, ये फैक्ट इंपोर्टेंट होता है, इसको आप सभी के संदर्भ में याद रख लीजिए। कुल जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कितनी है? अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश की 10 की वृद्धि दर 20.35 है। कितना है दोस्तों? 20.35%। ठीक है, 3 भी चलेगा। तो ये है हमारी 10 की वृद्धि दर मध्य प्रदेश के संदर्भ। अगर मैं जनजातियों की बात करूं तो यहाँ पर 4 सितारे लगा लो दोस्तों, ये प्रश्न बन सकता है। 25.2% जो है हमारी क्या है? 10 की वृद्धि दर है जनजाति के संदर्भ में। ये फैक्ट आप यहाँ पर याद रख लेना 2011 की जनगणना के अनुसार। और यहाँ पर अगर बात करोगे देश की तो 23.66% जो है हमारे देश में जनजातियों ने 10 की वृद्धि दर जो है हमारे देश की जनजातियों की रही है। कितने? 23.66, हमारा कितना? 25.2। मतलब देश की जनजाति जनसंख्या में अगर देखोगे मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में अगर आप यहाँ पर, तो हमारे राज्य की जो 10 की वृद्धि दर है वो ज्यादा हुई है किसकी तुलना में दोस्तों? देश की तुलना में। इस प्रकार से कभी कंपैरिजन वाला भी प्रश्न आए तो आप यहाँ पर इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों कुल ग्रामीण जनसंख्या। कुल ग्रामीण जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कितनी? 72.4% जो है 72.4% जो है ग्रामीण जनसंख्या हमारे राज्य में निवास करती है। और अगर जनजातियों के संदर्भ में मैं बात करूंगा दोस्तों तो 92% जो है आदिवासी जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। और यहाँ पर भारत के संदर्भ में भी देखोगे तो 90% जो है आज भी जो है पॉपुलेशन कहाँ निवास करती है? जनजातियों की ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, तो ये ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में है ये बात कि 72.4%। ये तो आपको पता ही होगा कि राज्य में जो है 72.4% आज भी जो है पॉपुलेशन कहाँ निवास करती है? ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर जनजातियों के संदर्भ में मध्य प्रदेश की स्थिति देखोगे तो जनजातियां तो लगभग 92% जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अगर देश में भी जनजातियों की अगर मैं बात करूं तो देश की जनजाति जो है लगभग 90% कहाँ रहती है? ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, इसी प्रकार ग्रामीण पुरुष कितने हैं?
तो ये ग्रामीण पुरुषों की संख्या है, ये कभी नहीं पूछेगा। ग्रामीण महिलाओं की जो संख्या है ये भी नहीं पूछेगा। लेकिन आप जनजातियों के संदर्भ में यहाँ पर याद रख लीजिए कि ग्रामीण पुरुष जो है कितने हैं मध्य प्रदेश में, ये है दोस्तों 71,87,769 और 70,89,105 जो है यहाँ पर ग्रामीण महिलाएं जो निवास करती है। ठीक है, डेटा ही इतना है, आपको क्या याद रखोगे, इतना तो नहीं करना रहेगा, लेकिन कुछ चीज आप यहाँ पर याद रखना। कुल ग्रामीण जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कितनी है, तो राज्य की अगर मैं बात करूं तो 18.4%। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूंगा कि जहां यहाँ पर कुल ग्रामीण जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कितनी रही है, 24.7%। आपको ये वाला फैक्ट तो याद रखना ही होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुल शहरी जनसंख्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर लगभग कितनी बता रहा है, 20,69,405। ठीक है, और यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखोगे तो 10,39,910 जो है यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन कहाँ पर निवास करती है, शहरों में। मतलब 10,40,000 के आसपास मध्य प्रदेश की जो जनजाति जनसंख्या है कहाँ निवास करती है, शहरों में निवास करती है। परसेंटेज वाइज देखोगे तो 6.8% पहले ही हमने यहाँ पर देख लिया है। मतलब देश की केवल जो राज्य की केवल जो जनजाति जनसंख्या है केवल 6.8% ही शहरों में निवास करती है, बाकी सारी जो है कहाँ निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, इसी प्रकार अगर राज्य देश की भी मैं बात करूं कि देश में जो है जनजाति जो है देश की वो शहरी क्षेत्रों में कितना निवास करती है, तो केवल 10% करती है। ठीक है, इसी प्रकार शहरी पुरुष की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर कितने हैं, 1,04,62,918 जो है शहरी पुरुष है। राज्य की मैं बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के अगर जनजाति व्यक्तियों की बात करूंगा तो केवल 5,31,000 लोग जो है लगभग कहाँ रहते हैं, शहरों में ये पुरुष निवास करते हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिए। इसी प्रकार शहरी महिलाएं हैं, इनका ये डेटा है जो आप देख सकते हो, इम्पोर्टेंट नहीं है। कुल शहरी जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर, अगर शहरों में जनसंख्या 10 की वृद्धि दर की मैं बात करूँ तो यहाँ 25.7 है, यहाँ 32.1 है। ठीक है, ये सामान्य बात कर रहा हूँ या जनजातियों की बात कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है लिंगानुपात। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। लिंगानुपात इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, अगर इंपॉर्टेंट है तो आपको देखना पड़ेगा, राज्य का भी देख लीजिए, 931 जो है हमारा राज्य का जो है क्या है, लिंगानुपात है। अगर राज्य में ही मैं जनजातियों की बात करूं कि इनका लिंगानुपात कितना है दोस्तों, तो 984 इनका लिंगानुपात है। और अगर देश में जनजातियों के लिंगानुपात की बात करूं तो यहाँ पर 990 हमसे ज्यादा है। ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। ठीक है, ग्रामीण लिंगानुपात 936 सामान्य रूप से है, आप जानते हो, और 986 जो है ये जनजातियों के संदर्भ में। इसी प्रकार शहरी लिंगानुपात 918 है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। और अगर मैं मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में लिंगानुपात देखूंगा, शहरी लिंगानुपात, तो 956 है। ठीक है, ये प्रति 1000 पर है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। शिशु लिंगानुपात की अगर मैं बात करूं तो 918। कितनी ही बार हमारे एग्जाम में सामान्य रूप से जब हम तैयारी करते हैं तो ये प्रश्न पूछा गया है, आप जानते भी हो। तो क्या यहाँ पर जनजातियों के संदर्भ में नहीं पूछा जा सकता है? आपको ये फैक्ट याद रखना पड़ेगा, 952 इंपोर्टेंट है दोस्तों, 952 ये याद रखिएगा कि शिशु लिंगानुपात आदिवासियों के संदर्भ में राज्य में कितना है, 952। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। शिशु ग्रामीण लिंगानुपात इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 923 और यहाँ पर 953। शहरी शिशु लिंगानुपात 901, 935। कुल साक्षरता, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है। कुल साक्षरता दर की अगर बात करोगे तो 69.3%। कितनी बार हमारी एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न बना है कि राज्य में कुल साक्षरता दर कितनी है, तो 69.3%। तो क्या जनजातियों के संदर्भ में इतनी बड़ी यूनिट दी है तो उसमें साक्षरता दर नहीं पूछ सकता है कि इनकी साक्षरता दर कितनी है? तो इनकी साक्षरता दर है दोस्तों 50.55। ये याद रखना, 50.55 जो है इनकी क्या है दोस्तों, साक्षरता दर है। और यहाँ पर 59% अगर देश के संदर्भ में देखोगे तो 59%। ठीक है, और हमारी कितनी है, 50.5%। मतलब हमसे ज्यादा साक्षर देश के संदर्भ में अगर जनजातियों की साक्षरता देखोगे तो हमसे अधिक है, ये हमसे अधिक साक्षर है। लेकिन अब आपसे प्रश्न इनकी पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, इससे भी बन सकता है, तो ये फैक्ट भी आप यहाँ पर समझिएगा। देखो, अगर पुरुष साक्षरता की बात करूं तो 78.7, ये भी कई बार एग्जाम में हमसे पूछा गया है, हम सबको याद भी है। लेकिन हमें याद रखना है यहाँ पर जनजातियों के संदर्भ में। जनजातियों के संदर्भ में अगर देखोगे तो 59.55% जो है हमारी यहाँ पर क्या है,
पुरुष साक्षरता है। देश के संदर्भ में बात करोगे तो 68.50% जो है देश के संदर्भ में, ये बिंदु भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। इसी प्रकार महिला साक्षरता दर जो है 59.2% है। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है राज्य के संदर्भ में नॉर्मली अगर प्रश्न बनता है तो। लेकिन अगर जनजातियों के संबंध में इस प्रकार से अगर प्रश्न आता है तो जनजातियों के संदर्भ में राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है दोस्तों, 41.5%। और अगर देश में जनजातियों की अगर मैं बात करूं कि इनकी महिला में साक्षरता दर कितनी है तो 69.40%। यहाँ पर भी जो है महिलाएं साक्षरता दर हमसे ज्यादा है महिलाओं की जनजातियों के संदर्भ में। ये बिंदु भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलो, कुल ग्रामीण साक्षरता दर यहाँ पर 63.9 है, यहाँ पर 49.3% है। कुल ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर 74.7% और 48.4%, ये इंपोर्टेंट लिखने नहीं है। यहाँ पर ग्रामीण महिला साक्षरता दर 52.4%, यहाँ पर 40.2%। ठीक है। कुल शहरी साक्षरता दर कितनी है दोस्तों, 82.9%, 66.7%। शहरी पुरुष साक्षरता दर यहाँ पर 88.7 है, यहाँ पर 73.9% है। और शहरी महिला साक्षरता दर यहाँ पर 76.5 है, यहाँ पर 59.2 है। दोस्तों ये सब डेटा जो है क्या है, एक बार आपकी नजरों के सामने से निकलना चाहिए। आपको इसमें ध्यान क्या क्या रखना था, वो 2-3 बिंदु हमने यहाँ पर देख लिए हैं। कि देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना था कि इसमें दश की वृद्धि दर पूछी जा सकती है। ये तो बेसिक बात है जो आप पढ़ चुके हो, जो आपको इसके बारे में जानकारी भी है, सारी पता है। आपको दश की वृद्धि दर अच्छे से देखनी पड़ेगी। कुल ग्रामीण जनसंख्या में कितनी दश की वृद्धि दर हुई है, ये भी यहाँ पर आपको अच्छे से देखनी पड़ेगी। फिर आपको यहाँ पर लिंगानुपात तो देखना ही है। लिंगानुपात में ग्रामीण लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात, ये भी देख सकते हो तो देखना पड़ेगा। लेकिन ये लिंगानुपात याद रखना पड़ेगा यहाँ पर किनका, जनजातियों का। ये तो हम सबसे रट रट कर हम बैठे हैं, हम सबको पता है इसके बारे में क्या है, लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है। चलो, इसके संदर्भ में भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार अंतर पूछ लेता है कि दोनों में कितना अंतर है। तो यहाँ पर जनजातियों का देश के संदर्भ में अगर लिंगानुपात है तो 990 है, जो हमसे अधिक है। ये बात यहाँ पर याद रखनी है। फिर दोस्तों कुल साक्षरता दर की भी अगर बात करनी होगी तो कुल साक्षरता दर कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है सामान्य रूप से, तो जनजातियों में भी हमें याद रखना पड़ेगा, जिसमें हमें पुरुष साक्षरता दर भी याद रखनी होगी और हमें महिला साक्षरता दर भी याद रखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से प्रश्न जो बनते हैं उनको हमें समझना पड़ेगा, किस प्रकार से पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं अगर जनसंख्या की अगर या जनगणना के संदर्भ में अगर प्रश्न बनते हैं तो। ठीक है। तो ये सारी हमने यहाँ पर देख ली है। चलो, अब अपनी कहानी थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। यह जो है टेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। आप देखिए दोस्तों, आपके पास जो भी कंटेंट हो, आपने किसी भी किताब से पढ़ा हो, अगर आपके पास कुल पुरुष और कुल महिलाओं की संख्या भी यहाँ पर दी गई हो तो यहाँ पर हमने वो सारी चीजें, सारी बातें मेंशन की है जो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। चलो, सबसे पहले बात करते हैं राज्य में कितनी जो है जनजाति जनसंख्या है। ये बात आपको पता है कितनी है दोस्तों, देयर आर 43। कितनी, 43 जो है जनजातियां हमारे यहाँ राज्य में निवास करती है। ठीक है। पहले कितनी करती थी, पहले 46 करती थी। ठीक है। लेकिन 2003 में क्या होता है दोस्तों, 3 जनजाति जिसका नाम है कीर, मीना और पारधी। 8 जनवरी 2003, ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, 8 जनवरी 2003 को कीर, मीना और पारधी को जनजाति समूह से हटा दिया गया और उन्हें सामान्य श्रेणी में रख दिया गया। सामान्य मतलब जनजातियों से उनको हटा दिया था। अब हमारे पास कितनी है, 43 है, मतलब 43 जनजातियां जो है हमारे यहाँ पर क्या करती है दोस्तों, निवास करती है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखनी है। ये प्रश्न ऐसे बनते हैं कि कितनी जनजातियां है, 43। कौन कौन सी हटाई गई, कीर, मीना, पारधी। कब हटाई गई, 8 जनवरी 2003 को। ठीक है। सारी कहानी समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन 43 जनजातियों का एक बार हम अच्छे से क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आकलन कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है इनकी स्थिति देश में, राज्य में कितनी कितनी इनकी पॉपुलेशन है, पुरुष महिला, सारी बातें जो है हम यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों भील जनजाति की। अगर मैं भील जनजाति की बात करूं तो ये है हमारी भील जनजाति, जो सर्वाधिक रूप से हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो सर्वाधिक रूप से प्रतिशत के आधार पर जो है सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति हमारे यहाँ पाई जाती है, वो है दोस्तों भील बिलाला। ठीक है दोस्तों, इनकी कुल जनजाति जनसंख्या कितनी है, ये है 5 लाख 51 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 59 लाख, लिखने वाले ने गड़बड़ कर दिए। तो देखो 59,93,921, मतलब लगभग कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर आप 59 लाख पहुंच रहे हो और फिर 93,000 की बात कर रहे हो, लगभग कितना 60 लाख के आसपास तो हमारे यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है, भील बिलाला। ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों कुल पुरुषों की। तो यहाँ पर कुल पुरुष कितने हैं,
30,16,445 ये हमारे यहाँ पर पुरुष है। अगर यहाँ पर महिलाओं की इनकी मैं बात करूं तो महिलाएं दोस्तों 29,77,476 ये यहाँ पर महिलाओं की संख्या है, पुरुषों की और महिलाओं की दोनों बात आप यहाँ पर याद रखिएगा। शहरी क्षेत्रों में कितनी निवास करती है, तो भील भिलाला जनजाति जो है शहरी क्षेत्रों में कितनी, केवल आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों 3,44,764 इतनी पॉपुलेशन जो है केवल शहरों में निवास करती है। बाकी सारी जो है लगभग 56,49,157 जो है कहाँ निवास करती है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यह कुल जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये 39.08% है। ये बात आप यहाँ पर याद रखना। जो राज्य की जितनी भी पॉपुलेशन है हमारे पास, उस जितनी भी जनसंख्या है उस जनसंख्या का 39.08% तो केवल कौन है, भील भिलाला, जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम ये वाला क्षेत्र जो है हमारा आता है। ठीक है, फिर दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की मैं बात करूं तो वो है दोस्तों गोंड जनजाति। गोंड जनजाति की अगर संख्या की मैं बात करूंगा तो ये भी अच्छी खासी पाई जाती है दोस्तों, 50 लाख, कितनी, 50,93,000 जो है इनकी पॉपुलेशन है, जिसमें पुरुष कितने हैं दोस्तों, 25,49,000 लगभग मोटा मोटा बता रहा हूँ, आंकड़ा तो आपके सामने है ही। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो 25,43,000 जो है यहाँ पर इनकी महिलाएं भी निवास करती है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में निवास करने की अगर मैं बात करूं तो 3,21,407 जो है यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, और 47,71,717 जो है यहाँ पर क्या किसमें निवास करते हैं दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। कुल जनजाति जनसंख्या का अगर राज्य के संदर्भ में देखोगे तो यहाँ पर 33.25% जो है यह जनजाति निवास करती है। मतलब भील के बाद सेकेंड नंबर पर कौन आ जाएगी, गोंड आ जाएगी। तीसरा बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कोल जनजाति। कोल जनजाति में पुरुषों की कुल जनसंख्या जो है कितनी दोस्तों, 11,67,694। तो यहाँ पर पुरुष कितने हैं, 5,95,338 और महिलाएं जो है 5,72,356। कुल शहरों में निवास करने वाले तो 1,34,639 जो है यहाँ पर शहरों में निवास करते हैं, और 10,33,055 जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली यह जनजाति है। ठीक है, अगर परसेंटेज देखोगे, आपको इनके परसेंटेज याद रखने दोस्तों, परसेंटेज इंपोर्टेंट है। 7.62% जो है कुल जनजाति जनसंख्या में इनका प्रतिशत है, ये बात आप यहाँ पर याद रखिएगा। अगला है दोस्तों कोरकू। कोरकू की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर 7,30,847 इनकी जनसंख्या है, जिसमें 3,72,552 पुरुष है, 3,58,295 इनकी क्या है, महिलाएं हैं, और शहरों में केवल 21,911 जो है ये निवास करती है इनकी पॉपुलेशन, और लगभग 7,08,936 के आसपास जो है इनकी क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में 7,08,936 इनकी जो पॉपुलेशन जो है क्या करती है, निवास करती है। और कुल जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत है दोस्तों, 4.77% है, जो इंपोर्टेंट है। आगे बात करते हैं अगली जनजाति की, जो 5वें नंबर पर है दोस्तों, वो है सहरिया। सहरिया को कई जगह सहारिया भी कहा जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बात आप यहाँ पर याद रखिएगा। और अगर इसकी पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर पॉपुलेशन टोटल कितनी है इसकी, 6,14,958, जिसमें 3,16,541 पुरुष निवास करते हैं, और 2,98,417 जो है यहाँ पर महिलाएं निवास करती है। ठीक है, अगर मैं बात इनकी जनसंख्या इतनी, अगर पुरुषों, अगर यहाँ पर मैं शहरों में निवास करने वाली जनसंख्या इनकी बताऊं तो वो है दोस्तों 23,498। 23,498 जो है यहाँ पर कहाँ, शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। और ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात करूंगा तो 5,91,460 जो है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में यह जनसंख्या निवास करती है। कुल जनजाति जनसंख्या का ये याद रखना है आपको 4.01% है सहरिया जनजाति। ठीक है, आगे हम छठी जनजाति की ओर जाते हैं दोस्तों, तो बेगा जनजाति। बेगा जनजाति जो है यह 4,14,526 जो है इनकी कुल जनसंख्या है, और यहाँ पर कुल पुरुषों की संख्या ये है और महिलाओं की संख्या ये है, ज्यादा अंतर नहीं है। 2,07,000 यहाँ पर पुरुष है और 2,06,000 के आसपास जो है यहाँ पर महिला है। शहरों में निवास करने वाली इनकी पॉपुलेशन कितनी है, तो 20,494, और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 3,94,032 जो है यहाँ पर क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अगर मैं कुल जनजाति जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर देखूंगा बेगा की, तो 2.71% है। अब आपको 2-3 बातें यहाँ पर याद रखनी है, फिर थोड़ा सा मैं आपको फिर आगे इनमें कंटिन्यू करूंगा। देखो दोस्तों, आपने बेगा देखा छठे नंबर पर, इसके जस्ट ऊपर देखा आपने सहरिया, ये रही आपकी सहरिया जनजाति। ठीक है, यहाँ पर जरूरी नहीं है इनसे प्रश्न बने,
प्रश्न बेगा, भारिया और सहरिया से भी तो बन सकता है, क्योंकि ये तो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। तो जो विशेष पिछड़ी जनजातियों के संदर्भ में यदि प्रश्न बना लिया कि सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति है विशेष पिछड़ी जनजातियों में जो निवास करती है मध्य प्रदेश में, तो आप सहरिया पे जाओगे तो सहरिया आपको मिलेगा 4.01, और आपको जब बेगा पे पहुंचोगे तो बेगा आपको मिलेगा 2.71, और फिर भारिया पे पहुंचोगे तो भारिया मिलेगा 1.26। तो राज्य में 3 ही विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, सहरिया, भारिया और बेगा। ठीक है, ये आपको पता है, बेगा, भारिया, सहरिया। तो सहरिया जो है वो सबसे ज्यादा निवास करती है अगर इन तीनों के संदर्भ में बात करूं तो ये बात इसलिए बता रहा हूं कि प्रश्न कभी इस आधार पर पूछे तो आपको पता होना चाहिए। आपको ये तो पता है कि भील जनजाति सर्वाधिक रूप से पाई जाती है, लेकिन अगर विशेष पिछड़ी जनजातियों में उसने प्रश्न बना लिया कि विशेष पिछड़ी जनजाति में सबसे ज्यादा जो है कौन सी जनजाति जो है राज्य में निवास करती है, तो फिर आप सोचने लग जाओगे। तो आपको वहां पर याद रखना है सहरिया सबसे ज्यादा है, फिर आ जाएगी आपकी बेगा, फिर आएगी भारिया। बस यही मैं आपको बता रहा था। वापस अपन कंटिन्यू करते हैं ये सीरीज। चलो, अब आगे की जो जनजातियां हैं इनमें ऐसे पुरुष महिलाओं की संख्या या इनमें जो शहरों में क्षेत्र रहने वाली, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली, इतना इसका वो महत्व नहीं रहेगा। जो मेन जो हमारी जनजाति थी उनके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, आपको ये समझना होगा। ठीक है, चलो, जो कॉन्सेप्ट था, जो समझने वाली बात थी, जो विशेष पिछड़ी जनजाति में और नॉर्मल जो जनजाति है इनके बीच में जो डिफरेंस था पॉपुलेशन का, वो मैंने अभी आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। और एग्जाम वाला भी यहाँ तक ही पूछेगा, इतने अंदर तक इनकी पॉपुलेशन नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर भी हम एक बार पूरा यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे। चलो, बात करते हैं भारिया, भूमिया, पलिया और पंडो, सब एक ही है दोस्तों। भारिया, भूमिया, पलिया और पंडो, इनकी कुल जनजाति जनसंख्या कितनी है? तो 1,93,230। ये इतने इसमें पुरुष है, इतनी महिलाएं हैं, जो इतने शहरों में निवास करते हैं, इतने ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। और कुल जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 1.26%। आगे स्टोर की मैं बात करूं तो यह इसकी पॉपुलेशन है, कुल पॉपुलेशन। इतने पुरुष शहरों में निवास करते हैं, इतनी महिलाएं, सॉरी, इतने पुरुष हैं, इतनी महिलाएं हैं, इतने पुरुष शहरों, इतनी जो है पॉपुलेशन शहरों में निवास करती है, इतनी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और कुल पॉपुलेशन का कितना है जनजाति का? 1.0%, मतलब 1%। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों प्रधान, पथारी और सरोती, इनकी कुल पॉपुलेशन इतनी है, पुरुष इतने हैं, महिलाएं इतनी हैं, शहरों में इतनी निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी निवास करती है। और कुल जनजाति जनसंख्या का 0.81% जो है इनका क्या है यहाँ पर योगदान है। ठीक है, मवासी, मवासी जो है दोस्तों इसकी पॉपुलेशन 1,09,180 है, इतने पुरुष है, इतनी महिलाएं हैं, इतने शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, इतने ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। कुल जनजाति जनसंख्या का 0.71% इनका क्या है यहाँ पर योगदान है। ठीक है, इसी प्रकार पनिका है, कुल जनजाति इनकी इतनी, जनसंख्या इतनी है, कुल पुरुष इतने हैं, कुल महिलाएं इतनी हैं, शहरों में इतने निवास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इतने निवास करते हैं। और कुल जनजाति जनसंख्या का कितना है? 0.64% है। यहाँ पर खेरवार की अगर मैं बात करूं तो कुल इनकी जनसंख्या इतनी है, कुल पुरुष, कुल महिलाएं, शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली, और कुल जनजाति जनसंख्या का यह 0.49% है। इसी प्रकार मांझी है दोस्तों, मांझी की भी कुल जनसंख्या 50,655 है, और कुल पुरुष 26,000 के आसपास है, कुल महिलाएं 24,000। शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले इनकी जो देखो पॉपुलेशन, यहाँ आके आपको डिफरेंस मिलेगा। ये मांझी जो है, यहाँ आकर आपको एक डिफरेंस मिलेगा। वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की पॉपुलेशन देखो 33,000 है, और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वालों की संख्या देखो 17,220 है। मतलब डिफरेंस आया ना। अब लोग यहाँ पर क्या है दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में, मांझी जो है यह शहरी क्षेत्रों में अधिक रूप से क्या करते हैं? निवास करते हैं। ठीक है, 0.33% कुल जनजाति जनसंख्या का इनका क्या है? योगदान है। ये बात याद रख लेना मांझी के संदर्भ में। बाकी वापस वही स्थिति है। पाव जो है दोस्तों 44,312 जो है इनकी कुल जनसंख्या है, इतनी इनकी पुरुषों की संख्या है, इतनी महिलाओं की संख्या है। तो यहाँ पर पाव में भी आप देखोगे एक फैक्ट आपको मिलेगा कि पुरुषों की संख्या 21,706 है, और महिलाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 22,606 है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न बन सकता है कि लिंगानुपात अगर देखोगे तो फिर यहाँ पर महिलाओं का क्या है? ज्यादा है। अगर पाव की बात करोगे तो पाव में जो है दोस्तों जो पुरुषों की संख्या है इससे अधिक वहां पर महिलाओं की संख्या है। किसके संदर्भ में? पाव के संदर्भ में। तो यहाँ पर भी आप सितारा लगा सकते हो, इस बात को भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। मांझी के संदर्भ में आप क्या ध्यान रखोगे दोस्तों कि शहर में ज्यादा निवास करती है ये जनजाति। ठीक है, और यहाँ पर पाव के संदर्भ में ये याद रखोगे कि जो महिलाएं हैं
वो ज्यादा है पुरुषों से। ठीक है, तो यहाँ पर कुल शहरों में निवास करने वाली ये है, ग्रामीण क्षेत्रों में ये, और ये इनका योगदान है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। अगर यहाँ की कुल जनजातीय जनसंख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 41,243, 20,000 यहाँ पर पुरुष है, 20,537 महिलाएं। कुल शहरों में इतने निवास करते हैं, कुल ग्रामीण क्षेत्रों में इतने निवास करते हैं, और कुल जनजातीय जनसंख्या का इतना इनका प्रतिशत है। ठीक है, अगरिया का। आगे बात करते हैं दोस्तों उरांव, जिसे धनका या धनगढ़ भी बोलते हैं। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन है 28,431, जिसमें 14,275 जो है यहाँ पर पुरुषों की संख्या है, और 14,156 महिलाओं की संख्या है। शहरों में 16,000 लोग निवास करते हैं, जो ज्यादा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर कम जो है जनसंख्या रहती है। तो एक ये है जो उरांव है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर पुरुष जो है, सॉरी, शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर भी ज्यादा है, और यहाँ पर जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग जो है उनकी संख्या क्या है, कम है। कुल जनजाति जनसंख्या का कितना है, 0.19%। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों कंवर जनजाति की। कंवर जो है ये 18,603 इनकी कुल जनसंख्या है, और 9,380 यहाँ पर पुरुष है, और 9,223 जो है यहाँ पर महिलाएं हैं। शहरों में निवास करने वाली इनकी जनसंख्या कितनी है, 4,030, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करोगे तो 14,573, और कुल जनजाति जनसंख्या का 0.12% है। आगे दोस्तों बिंजवार की अगर मैं बात करूं तो बिंजवार जो है 15,805 इनकी कुल जनसंख्या है, और यहाँ पर पुरुषों की संख्या देखिएगा 7,766 है, लेकिन आप महिलाओं की अगर बात करोगे तो यहाँ पर भी महिलाओं की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो ये भी आपको एक ऐसी जनजाति मिलेगी जहां पर महिलाओं की जो संख्या है क्या है दोस्तों, ज्यादा है। शहरों की बात करोगे, शहरों में निवास करती है 1748, और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है 14,057 जनसंख्या। ठीक है, और यहाँ पर कुल जनजाति जनसंख्या क्या है, 0.1%। आपको ये यहाँ पर मांझी भी याद रखना पड़ेगा, आपको धनका धनगढ़ भी याद रखना पड़ेगा, आपको बिंजवार भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की संख्या क्या है दोस्तों, ज्यादा है। तो ये कुछ इस प्रकार के फैक्ट जो है आपको यहाँ पर याद रखने होंगे जो इम्पोर्टेंट है। चलो आगे बात कर लेते दोस्तों। अगली हमारी जनजाति है, ये है हलबा हलबी। हलबा हलबी हमने देखा था सबसे साक्षर जनजाति है। हलबा जो है यहाँ पर कुल जनजाति इनकी जनसंख्या कितनी है, 14,438। अगर पुरुषों की बात करोगे तो यहाँ पर 7,148 है, और महिलाओं की अगर बात करोगे दोस्तों तो महिलाएं यहाँ पर ज्यादा है। आपको महिलाओं का ये वाली जनजाति के संदर्भ में भी याद रखना है कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या क्या है, पुरुषों से अधिक है। अगर शहरी क्षेत्रों की बात करूंगा तो शहरी क्षेत्रों में यहाँ पर 6,776 लोग निवास करते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में 7,662 लोग निवास करते हैं। ठीक है, कुल जनजाति जनसंख्या का कितना है, 0.09%। आगे बात करते हैं सोर टोटल इसकी जनसंख्या दोस्तों 12,905, और यहाँ पर 6,644 जो है पुरुष है, 6,261 महिलाएं हैं, और शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जो पॉपुलेशन है वो 626 है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 12,279 इनकी जनसंख्या है। अगर कुल जनजाति जनसंख्या में इनका प्रतिशत देखोगे तो 0.084% इनकी क्या है, जनसंख्या है। ठीक है, बिहार और बिहार यहाँ पर इनकी ये पॉपुलेशन है दोस्तों, पुरुष ये है, महिलाएं ये है। शहरों में इतने लोग निवास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इतने लोग निवास करते हैं। कुल जनजाति का 0.07% है। इसी प्रकार भेना है, यह इनकी पॉपुलेशन है, और यहाँ पर पुरुषों की संख्या इतनी है, महिलाओं की संख्या इतनी है। और अगर शहरी क्षेत्रों में निवास करने की बात करो तो 302 यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, और 6,055 ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। कुल जनजाति का 0.04% है। इसी प्रकार पारधी दोस्तों, ये इनकी कुल जनसंख्या है, जिसमें पुरुष इतने हैं, महिलाएं इतनी है। शहरी क्षेत्रों में इतने लोग निवास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इतने लोग निवास करते हैं, और कुल जनजाति का 0.04% ये भी योगदान देती है। अगर मुंडी मुंडा की बात करेंगे दोस्तों तो 5,041 यहाँ पर इनकी कुल जनसंख्या है, जिसमें 2600 पुरुष है, 2300 महिलाएं हैं। कुल पुरुषों शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं यहाँ पर कितने, 3,079 शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 1962 जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। कुल जनजाति का 0.03% योगदान देती है। आपको मुंडा भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में लोग ज्यादा निवास करते हैं, मतलब यह जनजाति शहरों की ओर अब जा रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों खरिया की। खरिया 2429 कुल पॉपुलेशन है, जिसमें पुरुष इतने हैं, महिलाएं इतनी हैं। शहरों में इतने निवास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इतने निवास करते हैं, और 0.02% इनका क्या है, योगदान है। दोस्तों डेटा इतना ज्यादा है, अगर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, और अन्यथा डेटा इसमें बहुत सारा है। लेकिन जहां रुकने की बात है, जहां समझने की बात है, वो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाऊंगा।
स्पीड, इस कक्षा की स्पीड इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। अभी तो ये आधे हुए हैं, आगे जो है हमारी चीज़ें जो चलेगी उसमें हमें इन सबको अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। धनवार। धनवार हमारी अगली जनजाति है जिसकी जनसंख्या इतनी है, पुरुष इतने हैं, महिलाएं इतनी हैं, इतने शहरों में निवास करते हैं, इतने ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और कुल जनजाति जनसंख्या में इतना इनका योगदान है, इंपॉर्टेंट नहीं है। डामोर या डामरिया, आपको ये फैक्ट याद रख सकते हो कि इनकी जनसंख्या लगभग कितनी है, बाकी जो जहां डिफरेंस आएगा वहां मैं आपको बताऊंगा। डामोर या डामरिया की बात करूंगा दोस्तों तो कुल जनजाति जनसंख्या का यहाँ पर 1815 यहाँ पर इनकी कुल पॉपुलेशन है। इतने पुरुष है, इतनी महिलाएं हैं, इतने शहरों में निवास करते हैं, इतने ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, इतना इनका योगदान है। भील मीना की बात करूंगा तो कुल जनसंख्या इनकी इतनी है, यहाँ पर कुल पुरुष इतने हैं, कुल महिलाएं इतनी हैं, शहरी क्षेत्रों में इतने लोग निवास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इतने लोग निवास करते हैं, इतना इनका योगदान है। इसी प्रकार भुजिया की बात करोगे तो कुल जनसंख्या इतनी है, इतने पुरुष है, इतनी महिला है, इतने शहरों में निवास करते हैं। मतलब जो भुजिया जनजाति है इसके बारे में भी आप देखना, यहाँ पर भी शहरों में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या ज्यादा है और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या कम है। इनका योगदान है 0.009%। फिर बात करते हैं दोस्तों भतरा की। 1155 इनकी कुल जनसंख्या है, पुरुष इतने हैं, महिलाएं इतनी है, इतने शहरों में निवास करते हैं, इतने ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और ये है इनकी कुल जनसंख्या में योगदान। ठीक है, चलो सांवर या संवरा, इतनी इनकी कुल जनजाति जनसंख्या है, इतने पुरुष है, इतनी महिला है, इतने शहरों में रहते हैं, इतने ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, टोटल इनका जो है 0.006% कुल जनजाति में जनसंख्या प्रतिशत है। कोरवा या कोड़ाकू की मैं अगर बात करूं तो 920 इनकी क्या है दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या है। 4.459 जो है यहाँ पर पुरुष है, यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, ये भी आप यहाँ रख लेना। कोरवा कोड़ाकू इसमें जो है महिलाएं हैं, महिलाओं की जो पॉपुलेशन क्या है दोस्तों ज्यादा है और यहाँ पर शहरों में ज्यादा लोग निवास करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कम लोग निवास करते हैं। टोटल इनकी पॉपुलेशन का अगर जनजाति जनसंख्या प्रतिशत देखोगे तो यहाँ पर 0.006% है। अगली हमारी जनजाति है दोस्तों यहाँ पर कमार। कमार की मैं बात करूंगा तो कुल जनसंख्या इतनी है और यहाँ पर कुल पुरुष इतने हैं, कुल महिला इतनी है। ये यहाँ पर याद रखने जैसी बात है। यहाँ पर देखो दोस्तों इनकी कुल पॉपुलेशन कितनी है 666। अगर पुरुषों की बात करोगे तो यहाँ पर बराबर जो है पुरुष और महिला निवास करती है इस जनजाति में। पुरुष भी बराबर है और महिला भी बराबर है, दोनों की संख्या है 333। शहरों में निवास करते हैं इतने 232 और ग्रामीण क्षेत्रों में 434। कुल जनजाति जनसंख्या का 0.004% है। मझवार की अगर बात करोगे दोस्तों तो कुल जनसंख्या इतनी है, कुल पुरुष इतने हैं, कुल महिलाएं इतनी है। शहरों में ये जनसंख्या, ये जनजाति भी जो है अब जाने लगी है, तो यहाँ पर शहरों में इनका प्रतिशत ज्यादा है और ग्रामीण क्षेत्रों में ये कम निवास करती है। कौन सी? मंझवार। ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना, 0.003% इसका क्या योगदान है। गदाबा या गदबा की अगर बात करोगे तो 578 कुल इनकी पॉपुलेशन है दोस्तों, 295 कुल पुरुष है, कुल महिलाएं इतनी है। यहाँ पर भी ये जो है शहरों की ओर अब जाने लगी है, इसलिए हम इन जनजातियों का नाम इतने अच्छे से नहीं जानते दोस्तों। कई ऐसी जनजातियां हैं जो अब अपना विकास कर चुकी है, धीरे धीरे जो है अपने ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर वह शहरों की ओर आने लगी है। तो ऐसी जनजातियां जो है अब जिनका हम इतने अच्छे से नाम भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? कि वो लोग अपनी जो पारंपरिक जो उनकी जो क्रियाएं रहती थी उनको छोड़कर अब वो आगे बढ़ने लग गए हैं, विकास के दौर में अब वो भी बराबर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हम देखते हैं, इन जनजातियों का हमें पता भी नहीं है कि ये इस प्रकार की जनजाति होगी, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप इनको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों देखो ना, यहाँ शहरों में निवास कितने करने लग गए और ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी पॉपुलेशन क्या है, बहुत कम है। मतलब ये अब शहर की ओर पलायन करने लग गए, इसलिए हम गदबा या गदाबा और ये हम कभी इनका नाम जानते भी नहीं है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि यही स्थिति बन रही है ना कि अब ये लोग शहरों की ओर आने लगे हैं, तो अब इनका इतना ज्यादा जिक्र होता नहीं है। यही मुख्य बिंदु है इसका। नगेसिया नगासिया, इतनी इसकी पॉपुलेशन है, पुरुष इतने हैं, महिलाएं इतनी हैं, कुल शहरी क्षेत्रों में इतने लोग रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इतने लोग रहते हैं और 0.002% इसका क्या है, योगदान है। कालम या कोलम की अगर बात करूं तो 224 इनकी कुल जनसंख्या है, 112। ये भी जो है दोस्तों यहाँ पर याद रखना, जैसे कमार है वैसे ही कालम या कोलम है, इनमें भी पुरुषों की संख्या कितनी है, 112, महिलाओं की संख्या भी है दोस्तों 112। यहाँ पर शहरों में
कम निवास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा निवास करते हैं। ज्यादा अंतर नहीं है, 0.001% इसका क्या है, योगदान है। इसी प्रकार दोस्तों साओता या सोता 190, इसकी कुल जनसंख्या है, 113 पुरुष है, इतनी महिलाएं हैं, इतने शहरों में रहते हैं, इतने ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, इतना इनका 0.001 जो है इनका योगदान है। कारकू, कोरकू नहीं है दोस्तों, कारकू है, 265 इनकी क्या है, कुल आबादी है, 156 जो है पुरुष है, 109 महिलाएं हैं, 129 जो है कहाँ पर रहते हैं, शहरी क्षेत्रों में, ये जो है 136 ग्रामीण क्षेत्रों में, इनका योगदान भी 0.001% है। प्रजा की अगर बात करोगे तो 137 कुल आबादी है, 70 यहाँ पर पुरुष है, 67 महिलाएं हैं। यहाँ पर अगर बात करोगे आप तो 63 जो है शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, 74 जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। 0.0009% जो इसका क्या है दोस्तों, योगदान है। इसी प्रकार आंध्र जो है कुल आबादी 137 है, कुल पुरुष 70, कुल महिलाएं 67। पुरुष जो है शहरों में अब अधिक रहने लग गए, इनकी जो पॉपुलेशन जो है अब शहरों में अधिक रहने लग गई, इसलिए अब आंध्र को भी हम इतना जानते नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी आबादी है 37, 0.0008 जो है कुल जनजाति जनसंख्या का इनका प्रतिशत है। कोंद, खोंड या कांध, दोस्तों थोड़ा सा मैं रुक कर फिर एक बात बता रहा हूँ। जैसे हमने बढ़ते क्रम में प्रतिशत के आधार पर जनसंख्या देखी है कि भील है, गोंड है, कोल है, कोरकू है, इसी तरह हमें घटते क्रम में भी याद रखना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पर पीछे से हम शुरू करते हैं तो हमें सबसे कम जनजाति जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो बिरहुल की, बिरहुल से थोड़ा अगर ऊपर जाएंगे, कभी बिरहुल का ऑप्शन नहीं रहा तो हमें हमारे पास कोंद, खोड या कांध होना चाहिए, क्योंकि अगला जो है 109 आबादी ही है इनकी, तो ये आएगी। फिर इसके ऊपर आंध आ जाएगा, और आंध के ऊपर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर परजा। क्या आ जाएगा, परजा। तो आपको यहाँ पर इस हिसाब से भी ये नाम याद रखना पड़ेगा कि जैसे परजा है, ठीक है, परजा से थोड़ी सी ही जो है कम क्या आ जाएगी दोस्तों, आंध, और आंध से थोड़ी सी कम आ जाएगी कोंद। कोंद के नाम आप देख लीजिए ऊपर, और फिर आ जाएगी सबसे कम जो है दोस्तों बिरहुल। ये क्रम आपको लिख लीजिए आपकी किताब में, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बढ़ते क्रम में हम सबको पता है, लेकिन घटते क्रम में इस हिसाब से कभी प्रश्न बना तो ये बात आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। इस पूरी टेबल को बताने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो सबसे कम पॉपुलेशन है उसके बारे में भी आपको पता चले, कैसे कैसे उनकी जनसंख्या कितनी है। देखो 52 ही है यहाँ पर बिरहुल की, अगर आप कोंद, खोड और कांध पर जाओगे तो 109 ही है इनकी पॉपुलेशन, फिर आंध पर जाओगे तो 137, और फिर उधर जाओगे परजा। तो ये आपको घटते क्रम में भी याद होना चाहिए कि सबसे कम पॉपुलेशन कौन सी है, किस जनजाति की सबसे कम जनसंख्या है। तो यहाँ पर सबसे कम किसकी दोस्तों, बिरहुल की। बिरहुल को हम बिरहोर भी बोलते हैं। और अगर इनके पुरुष और महिलाओं की बात करोगे तो आंध का हमने देख लिया है, कोंद का देखिए पुरुष केवल 54 है और महिलाएं यहाँ पर 51 है, मतलब महिलाओं की संख्या कोंद में भी ज्यादा है। शहरों में अधिक निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम निवास करती है। क्यों? क्योंकि अब ये धीरे धीरे क्या है, शहर की ओर पलायन करने लग गई है। इसी तरह बिरहुर और बिरहोर की अगर बात करोगे तो 52 यहाँ पर इनकी कुल जनजाति जनसंख्या है, जिसमें 27 जो है पुरुष है, 25 महिलाएं हैं, 41 यहाँ पर शहरों में निवास करते हैं, और बाकी 11 जो है यहाँ पर क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, जो कुल जनजाति जनसंख्या का 0.0003% है। ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। 100% हमने सारा यहाँ पर निकाल लिया दोस्तों। कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या हमने देख ली है 1,53,16,784। ये एक बड़ा कार्यक्रम था जो हमने यहाँ पर देख लिया है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी दोस्तों। इसमें मेहनत बहुत लगी है, आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आपका एग्जाम में यदि इस प्रकार से कोई प्रश्न बनेगा तो नहीं छूटेगा, बिल्कुल आपका बनना भी चाहिए। ये परजा, फिर आंध, कोंद और बिरहुल, ये याद जरूर रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है, पूरी संभावना है इसकी। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट की जो सीधे सीधे जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और अभी हाल ही में जितनी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उनमें इस प्रकार से प्रश्न बने हैं। तो ये सारे जिक्र जो है हम यहाँ पर अच्छे से करेंगे दोस्तों। निचोड़ है ये सारी यूनिट का, पूरी यूनिट जो है, यूनिट 10 जो है उसका सारा सिलेबस है, उसका निचोड़ है ये। इसमें आपका कुछ भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो आपको कहीं लगेगा कि यार आपने कहीं देखा नहीं है, आपने सब पढ़ रखा है, बस एक बार आपकी नजरों के सामने से निकल जाए। आप यकीन मानो इसको अच्छे से देख लोगे तो आपका काम 100% हो जाएगा। मतलब ये जो एरिया आपने देख लिया तो मतलब आपका काम ऐसा 100% से तात्पर्य ये नहीं कि आप पूरे क्वेश्चन इससे आ जाएंगे, लेकिन
सामान्य जानकारी में जो जो बातें होती है वो लगभग लगभग यहाँ पर कवर हमने कर ली। फिर कुछ अलग तथ्य बन जाते हैं, प्रश्न बन जाते हैं, उसका हमें और आप दोनों को क्या है पता नहीं, पता होता तो हम यहाँ जिक्र कर लेते। चलो आगे बात करते हैं। जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु एक नजर में। सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख जनजातियां एवं उनके उपनाम। ठीक है, भीलों को क्या कहा जाता है ये बात हम देख लेते हैं। देखो, भीलों को कहा जाता है दोस्तों वन पुत्र और तीरंदाज, क्योंकि ये तीर चलाने में बहुत क्या होते हैं, माहिर होते हैं, इसीलिए इनको तीरंदाज की संज्ञा दी जाती है। अगर बात करूं कोरकू की तो इन्हें रावण के वंशज भी कहा जाता है। गोंड की बात करूं तो इन्हें गोंड को कोयतोर उपनाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, गोंड को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, कोयतोर से। आगे बात करते हैं दोस्तों बेगा की। बेगा को जादूगर, चिकित्सक एवं प्रकृति पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। भारिया जो है, भारिया को गोंड के छोटे भाई के रूप में संज्ञा दी जाती है। सहरिया जो है इन्हें खुटिया पटेल या भीलों के छोटे भाई के रूप में जाना जाता है। देखो, भारिया भी एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, ठीक है, और सहरिया भी यहाँ पर क्या है दोस्तों, विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो जो भारिया है इन्हें गोंड के छोटे भाई कहा जाता है, और जो सहरिया है इन्हें भीलों का छोटा भाई कहा जाता है। ठीक है, गोंड के छोटे भाई कौन कहलाएंगे, भारिया। भीलों के छोटे भाई कौन कहलाएंगे, सहरिया। ठीक है, फिर कोल जनजाति की मैं बात करूं तो इन्हें सबरी के वंशज कहा जाता है, आप जानते हो ये सारी बातें। इन्हें सिंह बोंगा भी कहा जाता है। सिंह बोंगा इंपोर्टेंट नाम है। कोल जनजाति के लोगों को सिंह बोंगा कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सूर्य देवता की संतान मानती है स्वयं को सूर्य देवता की संतान मानने वाली कौन सी जनजाति है, तो वो है दोस्तों कोल जनजाति। इंपोर्टेंट बिंदु है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं जनजातियां एवं उनकी पहचान। अगर जनजातियां एवं उनकी पहचान की अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्तों, बेगा जनजाति। बेगा जनजाति जो है यह स्वयं को जंगल का राजा एवं प्रकृति पुत्र मानते हैं। भारिया की अगर बात करूं तो यह गोंडों को अपना अग्रज मानते हैं। राजा कर्ण को अपना पूर्वज भी यह जनजाति मानती है। ठीक है, सहरिया की बात करेंगे दोस्तों तो भीलों के छोटे भाई माने जाते हैं। भीलों के छोटे भाई कौन माने जाते हैं, सहरिया। ठीक है, गोंड जो है यह स्वयं को कोयतोर कहते हैं। कोरकू जो है स्वयं को रावण का वंशज मानते हैं। कोल जो है यह स्वयं को सबरी की संतान मानते हैं। भिलाला जो है यह स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। कंवर जो है यह स्वयं को तोमर राजपूत कहते हैं। पनिका जो है यह अपनी उत्पत्ति देवी से मानते हैं, वह कबीर को अपना पूर्वज मानते हैं। अगर यह जो है अपनी उत्पत्ति आग से मानते हैं। इसमें कुछ चीजें आपको पता है, कुछ चीजें आपको पता नहीं थी तो अब पता चल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों जनजातियां एवं उनके पेय पदार्थ। पेय पदार्थ जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इनकी प्रमुख विशेषता होती है। जनजातियां जो है अपने अपने पेय पदार्थ के लिए भी जानी जाती है, जैसे ताड़ी के लिए, जैसे राब के लिए। तो ये सारी जो है इनकी क्या है दोस्तों, यहाँ पर कुछ विशेषता है, इनके कुछ पेय पदार्थ है जो हम यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। देखो, अगर गोंड जनजाति, भारिया और बेगा, इन तीनों की बात करूं तो ये बनाती है पेज। ठीक है, पेज क्या होता है, सारी बातें हम आगे सब डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज की इस क्लास में मैं एक बार मोटा मोटा आपको पूरी किताब का चित्रण बता रहा हूँ कि हमें पढ़ना क्या है, कौन से प्रश्न बन सकते हैं, इन सब चीजों का हम जिक्र करेंगे। हर एक जनजाति का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। लेकिन आज की इस क्लास में एक बार सरसरी निगाहों से आपके सामने पूरा सिलेबस का जो निचोड़ है वो आपके सामने आ जाए, बस यही मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलो भील जनजाति की मैं बात करूं तो भील जो है दोस्तों ताड़ी बनाते हैं, यह ताड़ वृक्ष से प्राप्त होती है। अबू मझाड़िया और मुड़िया, ये दोनों जनजातियां जो है ये छिंद रस से क्या करती है, छिंद रस को पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग में लाती है। छिंद का एक वृक्ष होता है, उससे ये प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक और नाम याद रखना दोस्तों, सल्फी। यह सल्फी के वृक्ष से प्राप्त होता है। इसे भी जो है यह दोनों जनजातियां क्या करती है, पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग में लाती है। अगर मैं उरांव की बात करूं तो उरांव दोस्तों कोसमा या हांडिया, ये नाम इंपोर्टेंट है, कोसमा और हांडिया। यह कोसमा बीज व बासी चावल से बनाए जाने वाला पेय पदार्थ है जो विशेष रूप से उरांव जनजाति अपने प्रयोग में लाती है। उरांव जनजाति, याद रखना दोस्तों, कोसमा और हांडिया, ये फैक्ट इंपोर्टेंट है, आपको यहाँ पर इसकी बात जानकारी इसकी होनी चाहिए। चलो, मृत्यु संस्कार एवं उनसे संबंधित जानकारी। मृत्यु संस्कार से भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों। मृत्यु संस्कार और उनसे संबंधित जनजाति, सबसे बात करते हैं पहले दोस्तों सामरा या नहावन। यह किस जनजाति में होता है दोस्तों, बेगा जनजाति में। आप भील जनजाति में जाओगे तो वहां पर आपको मृत्यु संस्कार के रूप में गाता, गातला या कट्टा ये मिलता है।
मैं बताऊंगा क्या क्या होता है, किस प्रकार से ये प्रथा चलाई जाती है, कब से चलाई जा रही थी, प्राचीन इतिहास इसका क्या रहा है, हर एक बिंदु पर बात करूंगा। लेकिन आज आपको केवल आपके फैक्ट जो है एक बार देखने हैं, आपको क्या क्या पढ़ना होगा, क्या याद रखना होगा, वो जरूरी है। ठीक है, चलो। सहरिया जनजाति, धारी संस्कार, कोल जनजाति, स्नेही स्तंभ, सिडोली। सिडोली प्रथा तो आपको पता होगा, यह कोरकू जनजाति में मनाई जाती है। पाटो प्रथा भी आपको पता है, यह गोंड जनजाति में मृत संस्कार के रूप में अपनाई जाती है। ठीक है, ये बिंदु आपको लगभग लगभग पता है। जनजातियां एवं उनकी चित्रकला, यहाँ से प्रश्न बनाइए। पिछली बार 9 डोरा बना था, गोंड जनजाति से संबंधित यह चित्रकला थी। आप यहाँ पर कोल का याद रखना, मगरोहन। कौन सी चित्रकला है दोस्तों, यह मगरोहन किस जनजाति में प्रचलित है, कोल जनजाति में। इसी तरह डोरा जो है यह भारिया में है, और 9 डोरा जो है यह गोंड में है। डिगना भी जो है, डिगना कला आपने नाम सुना होगा, गोंड जनजाति के जो चित्रकार है जो इसका प्रयोग करते हैं डिगना कला का, इसको हम आगे पढ़ेंगे। भील जनजाति में दोस्तों जाओगे, पिथोरा, नंदना प्रिंट और कचोली, ये जो है हमारी क्या है दोस्तों, यहाँ पर चित्रकला है जनजातियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों, जनजातियां एवं उनके युवाग्रह। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। भारिया की अगर बात करोगे तो रंगभंग, उरांव की अगर बात करोगे तो दुम कोरिया। ये आपको पता है, दुम कोरिया जनजाति, दुम कोरिया जो है युवाग्रह किस जनजाति में प्रचलित है, उरांव जनजाति में। गति ओरा की बात करोगे तो ये मुंडा में और हो जनजाति में, ये दोनों जनजाति है। मुंडा भी एक जनजाति है, हो भी एक जनजाति है, और गति ओरा जो है यहाँ पर युवाग्रह जो है इसमें प्रचलित है, ये याद रखिएगा। मुड़िया में घोटुल प्रथा प्रचलित है दोस्तों, गोंड में भी घोटुल प्रथा प्रचलित है। ठीक है, दोनों फैक्ट आपको पता है, याद रखना है इसको। भूया जो है ये धांगर बासा जो है यहाँ की जो है युवाग्रह प्रथा है, जो किस जनजाति में, भूया जनजाति में पाई जाती है। आगे इनका क्या रोल रहता है, किस प्रकार यह अपनाई जाती है, सारी बातें बेहतर तरीके से समझेंगे। अभी आप फैक्चुअल रूप से इनको देख लीजिए। जनजातियों के कार्य एवं उनकी परंपरा। अगर यहाँ पर हलबा जनजाति की बात करोगे तो आप सुबह उठ के जो पोहा खाते हो ना, ये पोहा बनाने का काम करती है कौन सी जनजाति, हलबा जनजाति। इनका कृषि कार्य भी है, लेकिन ये पोहा भी बनाती है। ठीक है, अब कृषि कार्य में ये लग चुकी है, लेकिन प्रमुख रूप से पोहा, जिसे चिड़वा बोलते हैं अपन, चिड़वा, ये यही जनजाति जो है अपना पोहा बनाने का काम करती है। ठीक है, प्रधान जनजाति की अगर बात करोगे तो ये गायन कार्य करती है, प्रधान आप जानते हो। इसी प्रकार कोल जनजाति कोयले की खदान में कार्य करती है। कोरकू जनजाति भूमि का कार्य करती है। ओझा जो है यह बीमारियों का जड़ी बूटी से उपचार करने का कार्य करती है। कई बार पूछा गया है ओझा जो है क्या रोल है ओझा का, तो ये जड़ी बूटी से क्या करते हैं दोस्तों, उपचार करते हैं, और उपचार करके हमारा बुखार कर देते हैं दूर, इसलिए हम इनको बोलते हैं ओझा। ओझा को बुलाया जाए और बुखार को दूर भगाया जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें आप जानते हो। ठीक है, खेरवार। खेरवार जो है पेड़ से कत्था निकालने का कार्य है। पेड़ से कत्था निकालने का कार्य कौन करती है दोस्तों, खेरवार जनजाति करती है। अगरिया की बात करोगे तो लोहा, आप जानते हो इनके बारे में। तो मुड़िया काष्ठ व लोहे की शिल्पकला का कार्य करती है मुड़िया जनजाति। बंजारा जो है ये कंघी बनाने का कार्य करती है। कुंदेर जनजाति इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, यह सुपारी पर कलाकारी का कार्य करती है। कौन सी जनजाति जो है जो सुपारी पर कलाकारी का कार्य करती है, तो वो करती है कुंदेर। इसी प्रकार दोस्तों पनिका बुनकर और दर्जी का कार्य करती है। भारेवा जो है ये ढोकरा कला का कार्य करती है। इंपॉर्टेंट है, ढोकरा कला क्या होती है सब बताऊंगा। भारेवा जनजाति द्वारा ढोकरा कला का कार्य किया जाता है। ठीक है, चलो आगे हमारा बिंदु दोस्तों, जनजातियों की पंचायतों के प्रमुख। हर जनजाति की अपनी अपनी सामाजिक प्रथा है, और वहां पर समाज के लिए अपनी अपनी पंचायतें होती है, जो समाज के लोगों का क्या करती है, जैसे समाधान निकालती है, या कुछ विवाद हो जाते हैं तो उनको सुलझाने का काम करती है। इसी प्रकार जनजातियों में भी अपनी प्रमुख प्रमुख पंचायतें होती है, और उन पंचायतों के अपने अपने प्रमुख होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिस्कस हम इनका करेंगे, आप केवल इनको समझिएगा। कोल जनजाति में गोहिया पंचायत होती है। कौन सी पंचायत, गोहिया पंचायत। और इस गोहिया पंचायत का प्रमुख जो होता है, मुखिया जो होता है, उसे गोटिया कहा जाता है। तो कोल जो है गोटिया। ठीक है, कोल जनजाति का प्रमुख कौन है दोस्तों, गोटिया है। अगर मैं गोंड जनजाति की बात करूं तो भोई, मांझी और देशमुख। भोई, मांझी और देशमुख जो है वो गोंड जनजाति के क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्रमुख है। उरांव की अगर बात करूंगा तो महतो, और खेरवार की अगर बात करूंगा तो महतो मांझी। महतो और महतो मांझी में डिफरेंस है, उरांव में महतो है और खेरवार में महतो मांझी है। आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या इनका रोल है, क्या काम ये करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख आदिवासी नृत्य की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो गोंड जो है गेंडी, रीना, टीना, गोचो, ये सब क्या है दोस्तों,
ये गोंड जनजाति के प्रमुख आदिवासी नृत्य है। आपको आदि पता है, इसमें गेंडी पता है, रीना पता है, गोचो पता है, टीना पता है, ये इनके प्रमुख नृत्य है जनजातियों के। बेगा में आपको पता है बिल्मा क्यों किया जाता है, किस अवसर पर किया जाता है, कितने दिन तक पहले से इसकी प्रिपेयर होता है, सारी बातें हम अच्छे से समझेंगे। मुड़िया जो है इसमें छेड़ता नृत्य प्रमुख है। कोरकू में चटकोरा नृत्य प्रमुख है। ग्वालियर क्षेत्र में रागिनी नृत्य प्रमुख है। मालवा क्षेत्र में मटकी और मंडला क्षेत्र में कर्मा नृत्य प्रसिद्ध है। ये सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। जनजातियां एवं उनकी बोलियां तथा उनकी भाषाओं के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो हलबा जो है इनकी बोली है दोस्तों हलबी। भारिया जो है इनकी बोली है दोस्तों भरनोती या भाटिया। भील जो है इनकी बोली जो है दोस्तों भीली और बारेली। गोंड की जो है भाषा बोली गोंडी है। और उरांव की क्या है दोस्तों कुड़ुक। कुड़ुक इंपॉर्टेंट है, एक दो बार पूछी भी गई है। उरांव जनजाति की प्रमुख भाषा बोली कौन सी है दोस्तों, कुड़ुक है। बाकी सारी आपको पता है, हलबा हलबी है, भारिया की भरनोती है, भील की भीली और बारेली है, गोंड की गोंडी है, उरांव की कुड़ुक है। उरांव की क्या है कुड़ुक है। एक बार फिर इसको अच्छे से देख लेना, याद रख लेना। जनजातियां एवं उनके निवास स्थान। भील का जो है दोस्तों निवास स्थान फालिया है। भारिया का निवास स्थान ढाना है। कोल का निवास स्थान कोलिहन टोला है। बंजारा का निवास स्थान टांडा है। बेगा का निवास स्थान पुरवा या टोला है। सहरिया जनजातिया का सहराना है। देखो सब आप पढ़े हो, क्या होता है फालिया, किस प्रकार का क्षेत्र होता है, कौन से लोग उसमें शामिल होते हैं, कैसे बनाया जाता है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको देखिएगा कि इनके निवास स्थान कौन कौन से। भील का तो आपको फालिया पता है, भारिया का ढाना पता है, कोल का आपको कोलिहन टोला भी पता होगा, बंजारा टांडा, बेगा पुरवा टोला, सहरिया का सहराना। ठीक है, सारी डिस्कस करेंगे। अभी आप बस आप इसको देख लीजिए ताकि एग्जाम में आपको इस प्रकार से प्रश्न बने तो कुछ छूटे नहीं। जनजातियां एवं उनकी झुम कृषि। जनजाति एवं उनकी झुम कृषि की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले देखना दोस्तों बेगा। बेगा की झुम कृषि बेवार कही जाती है, पोंडू कही जाती है। किस प्रकार से की जाती है खेती, इस पर हम चर्चा करेंगे। गोंड जो है इसकी प्रमुख जो है झुम कृषि है बारी है। भील की चिमाता आप जानते हो। भारिया की दोहिया या डाहिया, ये भी आप जानते हो। कोरबा की बोवारा, ये भी आप जानते हो। और यहाँ पर प्रमुख गीत की अगर मैं बात करूं तो बिरहा गीत गोंड जनजाति में होता है, जिसे ददरिया गीत के नाम से भी जाना जाता है। रेलो गीत जो है यह भील जनजाति से संबंधित है। पंडवानी जो है यह प्रधान जनजाति से संबंधित झुम कृषि है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं जनजातियों के प्रमुख देवी देवता। जनजातियों के प्रमुख देवी देवताओं से भी प्रश्न बनते हैं, एक बार इनको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। जैसे ठाकुर देव। ठाकुर देव आपने सुना होगा कि ठाकुर देव हमेशा गांव की रक्षा करते हैं। तो गांव या सृष्टि की रक्षा करने वाले देव कौन से हैं, ठाकुर देव। बूढ़ा देव पीढ़ियों से रक्षा करते हैं, हमारी पीढ़ियों की रक्षा करने वाले, हमारे जो पूर्वज जो है सदियों से हमारी जो पीढ़ियां चलती आ रही है उनकी रक्षा करते हैं हमारे बूढ़ा देव। और कई समय से ये हमारी पीढ़ियों की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए बूढ़े हो गए, इसलिए हम इनको बूढ़ा देव बोलते हैं। ये बात आप यहाँ पर याद रख लेना। दूल्हा देव। दूल्हा देव सुन के कहीं ऐसा मत सोच लेना कि ये दूल्हे का जो है दूल्हा बनकर या किसी दूल्हे को आशीर्वाद देते हैं, ऐसा नहीं है। दूल्हा देव जो है हमारी बीमारियों से रक्षा करने में मदद करते हैं। ठीक है। और लिंकोपेन देव जो है ये गोंड जनजाति के आदि पुरुष माने जाते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोंड जनजाति के आदि पुरुष की संज्ञा किसे दी जाती है, लिंगोपेन को दी जाती है। ठीक है। नाहरजा जो है ये जंगल में मवेशियों की रक्षा करने वाले हमारे क्या है देवता है जनजातियों के। अगर मवेशियों की बात करूं, ये पशुओं जो है उनकी क्या करते हैं दोस्तों, रक्षा करते हैं। कौन, नाहरजा। आगे बात करते हैं भीलट देव, यह मनोकामना पूरी करने वाले देवता है। दंड देव, यह वनों में मनुष्य की हिंसक पशुओं से रक्षा करने वाले देवता है। वन में अगर हम भटक गए या शेर हमारे पीछे आ गया है तो ऐसे में हमारी रक्षा कौन करेगा, दंड देव, क्योंकि ये वन में जो मनुष्य की हिंसक पशुओं से रक्षा करने वाली देवी है। देवी है ये, ठीक है, ये हमारी माता है, देवी माता है। ये क्या करती है, यदि हमारे पीछे किसी ने हमला कर दिया, किसी जानवर ने, किसी पशु ने, तो ऐसी स्थिति में हमारी क्या करेगी, रक्षा करेगी। कौन कौन सी देवी, दंड देवी। मारी देव, यह शिकार के देवता है जिनका निवास स्थान वृक्ष में होता है। किसका निवास स्थान वृक्ष में होता है, मारी देव का। ठीक है, और ये शिकार के देवता है। भाटवर्षी देव, यह शिकार के देवता है। नाखो कुंवर देव, ये पशुओं की रक्षा करने वाले देवता है। पशुओं भी जब बीमार हो जाते हैं तो उनकी रक्षा करने वाले भी देवता होने चाहिए, तो ये उनकी रक्षा करते हैं। खनेरा देव, गांव में बीमारी को प्रवेश करने से रोकते हैं। खनेरा देव, खनेरा देव गांव में बीमारी आने नहीं देते। जैसे कोविड जैसी समस्या अगर आई है तो ऐसी समस्याओं को हमसे क्या रखते हैं, दूर रखते हैं। कौन, खनेरा देव। चलो, खेड़ा देव,
यह कृषि और पशुओं के देवता हैं। भीमसेन कृषि देव हैं। बाघरा देव यह पशुओं की रक्षा करने वाले देवता हैं। बड़ा देव गोंडों के सर्वोच्च देव जो साल या साज वृक्ष के अंदर निवास करते हैं। कौन से? बड़ा देव। याद रखना दोस्तों, बड़ा देव किस वृक्ष में निवास करते हैं? साल, कई जगह साज भी लिखा हुआ आएगा। और ये किसके देवता है? प्रमुख रूप से गोंडों के सर्वोच्च देव माने जाते हैं। आगे लोहासु, यह अगरिया जनजाति के प्रमुख देव है जिनका निवास स्थान धधकती हुई भट्टी है। गल देव, यह भगवान नरसिंह का रूप है जो मनोती को पूर्ण करते हैं। आगे बात करते हैं बंजारीन माई, यह वन देवी के नाम से प्रसिद्ध है। टटल देवी, अलीराजपुर क्षेत्र के भील समुदाय में टटल देवी की विशेष रूप से क्या है? पूजा की जाती है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना अलीराजपुर क्षेत्र में टटल देवी। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों हमारी दो पुस्तकों की। आपने देखी होगी अर्थव्यवस्था, हिंदी में है और इंग्लिश में भी है। अगर आपने नहीं देखी हो तो मार्केट में देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के हमारे इस पूरे सेशन में हमने जनजातियों का जो सिलेबस है, यूनिट 10 का जो सिलेबस है, उसको बेहतर तरीके से एक बार देखा है। मैंने फास्ट इसलिए पढ़ाया है कि इतना बड़ा जो है सिलेबस, इस सिलेबस के जो भी प्रमुख बिंदु थे वो मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिए, ताकि जल्दी जल्दी आपकी नजरों के सामने से एक बार पूरा सिलेबस जो है निकल जाए। और यकीन मानो 60 से 70% क्वेश्चन जो है आपके इसी पूरे क्षेत्र से मिलेंगे आपको। बस अंदर के जो 30-35% जो एरिया है वो हम आगे कवर करेंगे और उसको थ्योरी वाइज अच्छे से समझेंगे, ताकि एक समझ के साथ पढ़ेंगे। इन्हीं चीजों को हम आगे भी जिक्र करेंगे ताकि हमें अच्छे से ये याद रह सके और एग्जाम तक हम इनको भूले नहीं। बस इसी बात को ध्यान में रखकर आज की हमारी क्लास शुरू की गई थी। और दोस्तों 8 से 9 दिन में हम पूरी जो है यूनिट 10 को कंप्लीट कर लेंगे, फिर प्रैक्टिस के रूप में एक दो बार इसके सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।